ठीक है। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो। एडमिन वाली चला दो। हाँ, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते। हाँ, आ जाओ मेरे एंटरप्रेन्योर क्लास में। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ऐप में अभी भी, लेकिन हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। गुड आफ्टरनून, लव यू बेटा, लव यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे आने, जल्दी से आ जाइए क्लास में। हाँ, आ जाओ मेरे एंटरप्रेन्योर। हाँ हाँ, 3 क्लास हो चुका है फिजिक्स का, कुछ बच्चे नए नए जुड़े होंगे। यस यस यस, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ठीक है, जरा एक बार वो वाली चैट भी चला के देखो। हाँ, आ जाओ भाई। कुछ लोगों को शायद दिक्कत आ रही होगी, घबराना मत बेटा, ठीक हो जाता है हर साल। जो बच्चे पुराने होंगे उनको पता होगा कि इतने सारे बच्चे जब आते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, लेकिन समय के साथ ये चीजें भी रेक्टिफाई हो जाती है। कभी ये प्रॉब्लम्स पूरे साल भर नहीं रहती है। यस यस यस, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, बहुत खुश है आज हमारे एंटरप्रेन्योर। यस, हाँ, जल्दी से बताइए। आप में से कई सारे बच्चे शायद हो सकता हो बीच में नए नए घुस रहे हैं। कौन कौन आज पहली क्लास अटेंड करना चाह रहे हैं? ठीक है, उनके लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा, ठीक है, जिससे उनकी तैयारी में थोड़े से 4 चांद लग जाएंगे। गुड आफ्टरनून, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत सही, मैं बिल्कुल सही हूं एंड आई होप आप सभी लोग भी वहां पर स्वस्थ और खुश होंगे। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। हाँ, आइए आइए मेरे एंटरप्रेन्योर। हाँ, जो भी लोग नए हैं ना उनको हम बता दें आज का लेक्चर आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको बैक टू स्क्वायर वन। देखो भाई, 2 तरीके की तैयारी है। एक तैयारी ये है कि सर बस हमें दिखावा करना है, ठीक है, कि हमारी तैयारी चल रही है, ठीक है, तो आप यहां से स्टार्ट कर दीजिएगा और दिखावा स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक तैयारी वो वाली करनी है जिसमें आपको समझ आए चीजें, तो सारी चीजें पीछे से कनेक्टेड होती हुई चलेंगी पूरी फिजिक्स में, ठीक है। तो आप प्लीज आप अपना टाइम लीजिए, थोड़ा सा और मेहनत करिए। आप लाइव लेक्चर्स के बराबर आने की कोशिश करिए। 3 लेक्चर्स ही हमारे पास हुए हैं। सैटरडे संडे का जो आपने टाइम अगर आपने यूटिलाइज किया होता तो आप शायद आज बराबर हो जाते, और अगर नहीं भी हुए हैं तो आप कोशिश करिए आप फर्स्ट लेक्चर से ही देखिए, क्योंकि ये चैप्टर आगे बिल्ड होगा। 10-11 लेक्चर्स लगेंगे अभी, और आपको तभी चीजें समझ आएंगी। लव यू ऑल मेरे एंटरप्रेन्योर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। सारे बच्चे जो ये CSK 1 और ये सब कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। इससे बहुत बड़ा आप लोगों ने टारगेट ले लिया है, शायद आपको पता नहीं चलेगा। और ये जो छोटी मोटी गलतियां आप अभी कर रहे हो ना कि हाँ थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता हूं, इससे क्या चला जाएगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी बेटा। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि आपका डिसिप्लिन ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग लेक्चर की बात करेंगे तो पूरी एनर्जी आप कंसेप्ट पर ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर नंबर 5 अगर आज हम लोग जितना कवर कर पाते हैं तो ठीक है। कल से हमारे पास धड़ाधड़ क्वेश्चन जो होने स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर आपने पीछे का रिवाइज नहीं किया है तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून, आ जाओ। तो मेरा नाम है राजमोहन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। आज हमें करना है बेटा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4, ठीक है। मैंने आप सभी लोगों के डाउट्स देखे थे। हाँ, आ जाओ, ठीक है। मैंने आप सभी, हाँ, होमवर्क हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आप सभी लोगों के डाउट्स देखे थे। अभी आप लोगों के डाउट्स क्या आ रहे हैं, बहुत ऑफ द टॉपिक्स आ रहे हैं। ऑफ द टॉपिक्स में क्यों कह रहा हूं, ऐसा नहीं है जो आप पूछ रहे हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक समय के बाद। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। आज आप 11वीं में हैं, आज अभी आपने 10वीं पार करी है, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा बहुत पता है। अब कोई पहली क्लास का बच्चा जस्ट बिकॉज उसने कहीं सुन लिया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और वो पूछे, तो उसको क्या एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया जा सकेगा? नहीं। उसको बताया जा सकेगा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो कहेगा हाँ हाँ फील तो आ रहा, बिल्कुल, बस फील ही आएगा और कुछ नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए आपके दिमाग को थोड़ा सा इवॉल्व करना पड़ेगा। यस, हाँ। तो आपको अगर बहुत सारे ऐसे डाउट आ रहे हैं, आपको लग रहा है आपने बहुत खतरनाक लेवल कुछ सोच लिया है, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पेशेंस के साथ रुकिएगा, क्योंकि अभी हम लोग ऐसी क्वांटिटीज के बारे में भी बात करेंगे जो आपके सिलेबस में आगे आएंगे। और ये मेरे को कई बार बोलना पड़ेगा, पेशेंटली बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके कानों में, हाँ, ईयर ड्रम की जगह सिर्फ मैल भरा पड़ा, सुनाई नहीं दे रहा होगा अभी, है ना। तो पेशेंटली सुनिएगा। समय के साथ आपको ये सारी फिजिकल क्वांटिटी जिन पे आपको डाउट हो रहा है, ये समय के साथ आपकी क्लियर होती हुई जाएंगी, ठीक है। यस, कान तो कभी साफ कराए नहीं है,
बस लेक्चर सुन लें, ठीक है। तो कन्वर्जन हम लोग लास्ट क्लास में जो चीजें कर रहे थे उसी से स्टार्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जो मैंने 2-3 होमवर्क दिए थे उसको डिस्कस करूंगा। डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूलास, ये आपका बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। अच्छा, किन किन का, कई सारे 10वीं क्लास के स्टूडेंट होंगे जो लोग अभी शायद स्कूल जा रहे होंगे, ठीक है, शायद, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है ना, 10th वाले क्लासेस के बच्चे जो 11th में मूव कर रहे होते हैं उनकी कुछ क्लासेस लगाई जाती हैं और उनको कुछ डायमेंशंस याद करने के लिए टीचर देता है। किस किस ने ऐसा कुछ देखा है? अरे बताइए, थोड़ा बहुत तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे डायमेंशंस याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ml2t-2, mlt-2, t-2, m⁻2, l⁻3, कुछ ऐसा ऐसा। हाँ, जो लोग नहीं करे हैं उनको करना पड़ेगा, और जो लोग थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लिए हैं, जो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर ली है, तो उनको पता है कि ये चीज हमें याद करनी है, ठीक है। मेजॉरिटी बच्चे नो कह रहे हैं, चलिए अच्छी बात है कि मुझे कोरे कागज पर लिखने में ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इस चैप्टर की, देखो हर चैप्टर का ना एक दर्द होता है, ठीक है। जैसे अगर डेंगू में होगा तो डेंगू में फीवर होगा, शरीर में वीकनेस होगा, है ना। और अगर कोई और बीमारी हुई तो उसमें, जैसे सर दर्द हुआ तो सर दर्द में सर दर्द ही होगा। घटिया एग्जांपल था, लेकिन हम कहने का मतलब यह है अलग अलग बीमारी में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, है ना। हाँ, डायरिया हो जाएगा तो छिछे हो जाएगा। इस चैप्टर की जो सबसे बड़ी बीमारी है, बच्चे क्या सोचते हैं कि हम डायमेंशंस को बाद में याद करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आ रहा है अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड बिलीव मी, जिस बच्चे के दिमाग में ये थॉट पहले आ गया, ये वही बच्चे होते हैं जो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं अभी मैं क्वेश्चन लगा लेता हूं और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में बाद में एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लूंगा। आप में से कितने एंटरप्रेन्योर है इसे? हाँ बताइएगा, जिनका ट्रिग्नोमेट्री पौ हो चुका है। मेरा भी ऐसी हुआ था, ठीक है। जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपने ये चीज सोच ली ना कि प्रैक्टिस करते समय मैं अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन लगाऊंगा और अभी मैं कुछ लर्न नहीं करूंगा, उनकी सही बता रहा हूं बाद में फजियत हो जाती है, बुरी हालत हो जाती है। तो हाँ, कईयों के साथ हुआ होगा, क्योंकि मेरी भी मैथ्स खराब होने का मेन कारण ये था। मैं मैथ्स के फॉर्मूले में हमेशा ये कहता था इसको बाद में कर लेंगे, अभी क्या, अभी तो हम IITian बनेंगे पहले, ठीक है। हाँ, कैसे पहुंचे हमको ही पता। तो कभी भी ये मत करना। डायमेंशंस देखो, मैं एक आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मेरे क्लास में 2009 का अगर आप IIT का टॉपर देखेंगे तो वो नितिन जैन था फरीदाबाद से, एंड ही वाज फ्रॉम माय स्कूल, माय क्लास, ठीक है। तो मैं तो इतना तेज नहीं था, लेकिन यस, AIR 1 के साथ मैं जब बैठ के पढ़ा हूं, एक होता है टीचर का इंटरेक्शन बच्चे के साथ और एक होता है बच्चे बच्चे का इंटरेक्शन, ठीक है। तो वो हमारा दोस्त था। तो जब हम लोग उससे पढ़ते थे ना, कि हमें तो नहीं समझ आता था, वो अच्छे से चीजों को समझा देता था, ठीक है। तब मेरे को कुछ चीजें आज समझ आ रही है कि वो क्या बोल रहा होता था। वो हमेशा कहता था कि भाई देख, एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड है, ठीक है। उसमें हो सकता है कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़े, कुछ चीजों पर आपको प्रैक्टिस करके घिसना पड़े, कुछ चीजों पर आपको नया सोचना पड़े। लेकिन अगर आपने पहले से ही बैरियर ये बना लिया कि नहीं भाई मैं तो रटने वाला काम तो नहीं कर सकता, मैं तो इंजीनियर हूं, तो आप ये मान लीजिए कि आप उस फ्रंट पे तो पीछे हो गए। अब वो उसकी इतनी मैच्योरिटी थी, जब हम लोग 11th क्लास में थे तो इतनी मैच्योरिटी, उसको सारे डायमेंशन याद थे, ठीक है, उसको सारे डायमेंशन। हम लोग क्या करते थे, हम पीछे से पन्ना पलटते थे, हम उसी रेस में पहले पीछे हो गए। वो दिमाग से खेल रहा है, हम रट्टे से खेल रहे हैं। तो वो रेस जब आपको जीतनी है और जिन लोगों से जीतनी है तो आपको उनके ही पैरामीटर्स पे उनको हराना पड़ेगा। आप अपना पैरामीटर डिसाइड नहीं कर सकते, अच्छा मैं तो रट नहीं सकता, मैथ्स तो मेरे को टफ लगती है, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है लेकिन मार्क्स नहीं आते, केमिस्ट्री में तो रटना ये सब आप नहीं कह सकते। हर चैप्टर की एक पर्टिकुलर डिमांड होगी। मैं बताऊंगा भाई, इसमें आपको सोचना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ और नहीं कर सकते। आप सोचो सर मेरे को फॉर्मूला बता दो, शॉर्ट ट्रिक बता दो जिससे सवाल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर जब डायमेंशंस की बात करूंगा तो ये मेरा बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी से कंपीट कर रहे हैं तो यहां पर एक पैरामीटर चेक किया जा रहा है कि इनिशियली कौन सा बच्चा कितनी जल्दी से चीजों को रिकॉल कर पा रहा है। याद होगा तभी तो रिकॉल करोगे, है ना। तो अब कंपीट करना है तो इस चीज की डिमांड है कि थोड़ी सी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ऑल्दो समय के साथ आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्टार्टिंग से ही उतने ही एफर्ट्स लगाएं जो लगाने के लिए बनते हैं। मैं अपने एक्सपर्टीज से आपको कोशिश करूंगा 100+ डायमेंशंस याद कराऊं, लेकिन यस उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा वर्कबुक से। अब ये सर वर्कबुक क्या है,
ठीक है, ध्यान से सुनना। ये तरीका था जो मेरे को अपने टीचर्स ने बताया था। कभी भी अगर आपको रटने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, अब बाहर की दुनिया बोलेगी अरे देखो ये टीचर मास्टर रटने के लिए बोल रहा है, हां मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कटो यहां से। मुझे उन बच्चों के लिए सोचना है जो सीरियस है। अगर आपको फॉर्मूला रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, जनरली मैथ्स में मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैथ्स वाले सर ने मेरे को क्या दिया था, वर्कबुक दी थी। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस प्रकार से वर्कबुक होती है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा सिलेबस में बीच बीच में आपको वर्कबुक दूंगा। वर्कबुक क्या है, जैसे कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। उसमें मैंने लिख दिया है डायमेंशंस ऑफ, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ वर्क, मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, और यहां पर डैश कर दिया, खाली छोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, उस वर्कबुक को देखना है और अपनी रफ कॉपी लेनी है, बस वर्क की डायमेंशन आपको लिखनी है। अगला मैंने लिख दिया है फोर्स, फोर्स की लिखनी है। परमिएबिलिटी, मैं जो जो क्वांटिटीज दूंगा उनकी डायमेंशंस आपको लिखनी है। और ये अगर आपने 2 या 3 बार कर दिया, मैं लिटरली बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मेरे साथ लगाएंगे, ठीक है। अब देखो एडवांस तक पहुंचने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैं आपको मदद करूंगा कि आप वर्कबुक लगाएं। तो आज मैं आपको वर्कबुक भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आप चीजों को जल्दी रिकॉल कर पाए। क्लियर? लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। सर मॉड्यूल क्या होता है? ये कौन है रे, इसको हटा देना जरा। हाँ कहां गया? मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं ठीक है बेटा, ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछते। यहां पर राक्षस दानव लोग बैठे हैं, पकड़ के ब्लॉक मार देंगे। मॉड्यूल क्या होता है? अरे एक ऐसी किताब जिसमें सिर्फ क्वेश्चन और थ्योरी होती है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी के रिलेटेड क्वेश्चन और थ्योरी होती है, उसको हम मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है। हाँ चलिए भाई, अब हाँ आ जाओ, लव यू ऑल। अब हम लोग लास्ट क्लास से बेटा सीरियसली हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। अच्छा मैंने आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अलग सा एक सरप्राइज सोचा है, ठीक है। उस सरप्राइज को बनाने में मुझे कहीं ना कहीं अभी 2-3 महीने लगेंगे, ठीक है। दिन रात की मेहनत है, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज के लिए पूरा मतलब मैं जितनी मतलब इंटेंशन से उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जिस दिन मैं आपको लाऊंगा उस दिन आप लिटरली फील करेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या है, ठीक है। आपको बाहर की दुनिया में कहीं झांकने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ मेरे से कनेक्टेड रहिए और चुपचाप पढ़िए, बाहर में जाए दुनिया, अपनी सिर्फ पढ़ाई करते रहिए। आपका एडवांस तक का सिलेक्शन का एक एडिशनल चीज मैं तैयार कर रहा हूं, उसमें अभी मेरे को 2-2.5 महीने दिन रात लगना पड़ेगा। मैं कर रहा हूं उसको, मैंने स्टार्ट कर दिया। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। नहीं नहीं बुक नहीं, बुक तो अलग चीज है यार, वो कंपलसरी चीज है नहीं। ये जो चीज है दिस इज फ्री फॉर यू। ना 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 सुपरनोवा अरे वो एक अलग चीज है भाई, उस फ्रंट पर मैं सोच ही नहीं रहा हूं। मैं एक अलग चीज पर आपको लिए सोच रहा हूं। दिस इज टोटली फ्री फॉर एवरीवन, एवरीवन, ठीक है। 1 रुपए का कोई चार्ज नहीं है। एंड उसमें जो आपको क्वालिटी मिलने वाली है, बिलीव मी, ठीक है। मैं एक इंटेंशन के साथ बना रहा हूं, दिन रात अगर मैं उसको कंपाइल कर रहा हूं तो एक इंटेंशन के साथ कर रहा हूं। और वो विद टाइम जब आप अपने एडवांस का पेपर देंगे तब आप कहोगे कि सर ये जो आपने एडिशनल चीज करी है, दिस हैज क्रिएटेड द इंपैक्ट ऑन माई रैंक। लेकिन बात वही है, जब मैं लेक्चर लूंगा तो लेक्चर में मेरे साथ रहिएगा, उस चीज को मैं सिंक्रनाइज करूंगा, ठीक है। नहीं क्वेश्चन पेपर भी नहीं है भाई, क्वेश्चन कुछ मैं बता रहा हूं, तुम अभी नहीं सोच सकते उस चीज को। मुझे लगता है कि जो मैं अपने लिए बेस्ट कर सकता हूं आपके लिए, दैट इज दैट फ्रंट, ठीक है। उसको 2-2.5 महीना, जब अभी मैंने आपको बस हिंट करा है, बस आप मेरे लेक्चर्स को देखते चलिए, जितना मैं बता रहा हूं उतना करिए, और जब मैं उस चीज को आपको दूंगा, ठीक है, तब आप देखना उस पर क्या इंपैक्ट आता है, ठीक है। क्लियर? यस आइए। नहीं नहीं ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल डिफरेंट चीज कर रहा हूं, ठीक है। उसमें मेरी मेहनत लग रही है, लेकिन ठीक है, वो सालों साल चलेगी फिर, ठीक है। यस आ जाओ भाई। तो लास्ट क्लास में अब सारे बच्चे सीरियस रहेंगे प्लीज, ठीक है। हाँ सारे बच्चे, एनसीईआरटी वाला वो सारी चीजें अलग है भाई, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। एंड पहली बता देता हूं एक चीज, दैट इज टोटली फॉर एडवांस, टोटली। उसमें मैं मेंस की कोई बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसमें मैं मेंस की कोई बात नहीं करूंगा। जेई मेंस एंड एडवांस आप लेक्चर से भी कर सकते हैं, लेकिन एक अपर एज पाने के लिए मुझे जो फील हो रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे, देखो सारे बच्चों के लिए तो मैं डेफिनेटली पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए एक होती है क्वेस्ट कि सर ये चीज कैसे करें, ये चीज कैसे करें, वो सेपरेटली फॉर एडवांस, ओलंपियाड भी नहीं, सिर्फ एडवांस, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ बुक, दैट इज नॉट अ टेस्ट सीरीज, नथिंग एल्स, कुछ एक अच्छी चीज,
ठीक है, फ्री रहेगा, टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट्स के लिए, ठीक है। ना ना ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब तुम इस पर ध्यान दो। 2-2.5 महीने का टाइम लगेगा भाई, मेहनत कर रहे हैं, उस पर आपको बताएंगे। सारे बच्चे मेरे को बताइए, एसआई यूनिट सिस्टम में, रिकॉल करना है, कॉपी मत खोलना, एसआई यूनिट सिस्टम में हमारे पास एमकेएस सिस्टम था, मीटर किलोग्राम सेकंड तो हमारे पास था ही, इसके साथ हम लोगों ने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जोड़ दी थी। कौन कौन सी थी भाई? हाँ, एंगल था हमारे पास और एक था सॉलिड एंगल। वेरी गुड मेरे एंटरप्रेन्योर, रिवाइज करते चलना है। एक बच्चा कहता है सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? भाई यही तो शॉर्ट नोट्स हैं। पूरे 1.5 घंटे के लेक्चर को तुम अगर एक पेज पे लिख पा रहे हो, दिस इज योर शॉर्ट नोट्स। एंगल एंड सॉलिड एंगल, वेरी गुड, 2 यूनिट्स हमें चाहिए थी। अब अगर मैं एंगल की बात करूं, ठीक है, तो थीटा याद करिए हम लोग एक आर्क से निकालते थे, ठीक है, एक सेक्टर से निकालते थे। दिस इज योर थीटा, दिस इज योर आर्क लेंथ। सारे बच्चे दिल बनाना अगर आपको ये फॉर्मूला याद आ रहा हो, एंड दिस वाज योर रेडियस। तो एंगल अगर आप निकालते थे तो इसका फॉर्मूला होता था कितना आर्क लेंथ है डिवाइडेड बाय रेडियस, ये हमारे पास फॉर्मूला आता था, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आता था, आर्क लेंथ बाय रेडियस। सारी चीजें याद करेंगे। एंगल की जो यूनिट होती थी, कई बच्चे कहते थे सर डिग्रीज होती थी, मैं कह रहा हूं डिग्रीज भी यूनिट है, लेकिन दुनिया किसको सबसे पहले स्टैंडर्ड मानती है? सारे बच्चों के दिमाग में आ जाना चाहिए कितना, रेडियंस हमारे पास यूनिट होती थी, रेडियंस हमारे पास यूनिट होती है। सर डिग्रीज भी तो है, गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है एंगल की, दैट इज रेडियंस। फिर हम लोगों ने कन्वर्जन भी देखा था, अगर आपको याद आ रहा हो, 360 डिग्री में कितना हमारे पास होता है, 2 पाई रेडियंस, अगर आपको याद आ रहा हो, या फिर हमारे पास 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। इससे आपने क्वेश्चंस में कन्वर्जन का भी सवाल कर सकते हैं। वेरी गुड। मैंने लास्ट क्लास में सॉलिड एंगल के बारे में बात की थी, कई बच्चों को डाउट था, उस पर भी मैं बात करूंगा। मैंने आपको बताया कि भाई देखो सॉलिड एंगल, आज सिमुलेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। सॉलिड एंगल हमारे पास क्या है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल एंगल, दिस इज अ 3D एंगल। सर एंगल 3D में कैसे हो सकता है? तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है, जरा, अरे इसको कैसे करेंगे, हाँ इसको नीचे, हाँ जरा यहां पर ध्यान से देखना, यस टी रेडियंस यूनिट होती थी, लव यू बेटा। अब जरा देखना, मैंने आपको कहा था कि जैसे कोन की सॉफ्टी वाली होती है ना, जैसे आप लोगों ने सभी ने आइसक्रीम खाई होगी, ठीक है, तो उसमें या फिर मूंगफली वाले या फिर नमकीन वाले जो मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, आपने वहां पर एक कोन देखा होगा, ठीक है, इस कोन के जो कोना है इसको कहते हैं एपेक्स, जरूरत नहीं है याद करने की, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक 3 डायमेंशनल एंगल है। वेरी गुड, हम यूज भी करेंगे आज। एक कोन के अंदर का जो 3 डायमेंशनल एंगल होता है इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। जैसे ये देखो, आपको यहां पर एक कोन दिखाई दे रहा होगा, है ना, अगर मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दूं यहां पर, तो शायद आपको यहां पर एक छोटा सा कोन दिखाई दे रहा होगा। इस कोन का अगर मैं एंगल बड़ा करूंगा तो ये देखो, ये कोन हमारे पास कुछ ऐसा है, क्लियर, ये कोन हमारे पास कुछ ऐसा है। जैसे जैसे मैं एंगल बड़ा करूंगा ये कोन आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए, यस और नो, वेरी गुड। ये जो आपको कोन दिखाई दे रहा है, दिस इज अ 3, इसके अंदर जो यहां पर एंगल होगा, दिस इज अ 3 डायमेंशनल एंगल। ये आप डायरेक्टली नहीं नाप सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब कोई पूछे भैया सॉलिड एंगल होता क्या है, तो भाई हमारे पास सॉलिड एंगल बहुत सीधी सी बात है कि अगर आपके पास कोई भी कोन है, ठीक है, इसके अंदर जो यहां वाला एंगल है इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस वाला ओमेगा ही है ये, ठीक है, वेरी गुड। अब इसका फॉर्मूला जरा अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था a बाय रेडियस का स्क्वायर। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर a क्या होता है, डाउट पूछा था बच्चों ने, मैंने देखा था, मैं सोचा कि क्लास में और डिटेल में चलेंगे। a होता है ये वाला एरिया, ये वाला जो आपका एरिया है, इसके यहां पर जितनी आपकी आइसक्रीम होती है इसका जो एरिया होगा इसी को हम लोग a कहते हैं, और ये r इसका रेडियस है, क्लियर, वेरी गुड। ए, एक बच्चे ने पूछा सर ये ए क्या है, ए इसका एरिया है,
अभी यूज भी कराऊंगा। और इसकी अगर आप यूनिट की बात करें तो कई बच्चे अभी बता रहे थे सर इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियंस, इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियंस। ये क्लास 12th में हमारे पास आएगा। मैं दोबारा से पढ़ाना पड़ता, कई बच्चे शायद नए ज्वाइन करते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें इतना पता होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, लव यू बेटा। अब मैं दोबारा से सिमुलेशन पे ले चलता हूं, ठीक है। दिस इज योर सिमुलेशन। अब जरा देखना, अगर मान लीजिए मेरे को इस कोण का, ध्यान सुनना, इस कोण का अगर मेरे को एंगल चाहिए तो मैं क्या कहूंगा, इस कोण के ऊपर जितना यहां पर एरिया होगा वो डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? देखो मैंने प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस की भी डेरिवेशन कराई। कुछ बच्चों ने मुझे गरिया दिया, मैं कमेंट देख रहा था, मेरे को ही गाली दे रहे हैं, सर डेराइव मत कराया करो, कंफ्यूजन हो जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आया कहां से, तो बीच में तो हम फंस गए बेटा। तो जितने काम किए उतनी बताऊंगा, ठीक है। ये वाला एरिया आपको ध्यान रखना है, ये एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, तो इसका एंगल पता लग जाएगा। अगर मैं इसका एंगल बढ़ा रहा हूं, देखो ये कोण बड़ा होता जा रहा है, तो इस कोण के अंदर कितना एंगल होगा, दिस इज योर सॉलिड एंगल, ठीक है। तो अगर मैं इसको बड़ा करता चला जाऊंगा, देखो कोण कितना बड़ा हो गया, और बड़ा करता चला जाऊंगा, और बड़ा करता चला जाऊंगा, और बड़ा करता चला जाऊंगा, ये आधा स्फेयर का सॉलिड एंगल आएगा। सर आर क्या होता है? रेडियस मेरे एंटरपेंटर। अरे कैसे खतरनाक है, ये रेडियस है भाई। डायग्राम में दिखाई ना दे रहा, आंखें खराब होगी कि यहां का दिख रहा, सब दिखाई दे रहा, ये नहीं दिखाई दे रहा इसको। हाँ ठीक है। अब इसी को मैं पहले यूज करना सिखाता हूं। सारे बच्चे अपने नोट्स में ये चीज लिखना, कैलकुलेट द सॉलिड एंगल ऑफ हेमिस्फेयर एंड कंप्लीट स्फेयर। एक कंप्लीट स्फेयर का सॉलिड एंगल बनाना है और एक हेमिस्फेयर का सॉलिड एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो जरा ये देखना सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चे जरा ये देखना, मेरे को एक कंप्लीट स्फेयर के सेंटर पर भी एक सॉलिड एंगल होगा। एक कंप्लीट स्फेयर के अंदर भी एक 3 डायमेंशनल एंगल होगा। नॉर्मली क्या होता है ना, हम कॉपी पे बनाते हैं तो हमें आदत कॉपी वाली हो जाती है। अब 3D चीज इमेजिन करने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो जरा ये चीज समझना, अगर मैं आपसे बोलूं सॉलिड एंगल एट सेंटर ऑफ स्फेयर कितना होगा, तो आपको करना क्या है मेरे एंटरप्रेन्टर, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब 9वीं 10वीं में सिखाया जाता था मेरे एंटरप्रेन्टर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है 360 डिग्री। अरे भाई ओए क्या कर रहा है, 3 डायमेंशनल एंगल की बात हो रही है। सर्कल के सेंटर पर कितना होता है ये नहीं पूछ रहा, स्फेयर क्या होता है, स्फेयर बॉल होती है, 3 डायमेंशनल बॉल, ठीक है, गेंदा जिसको तुम कहते हो। तो एरिया कितना होता है भैया एक स्फेयर का, सारे बच्चे बताइए जरा, देखा जाए बबुआ सर पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, नाम डिबो देंगे अभी। ये एरिया कितना होगा? हाँ वेरी गुड, ये होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये कट जाएगा बेटा, तो एंगल, सॉलिड एंगल एट सेंटर ऑफ स्फेयर जो होता है बेटा, दैट इज 4 पाई टी रेडियन। ये होता है 4 पाई टी रेडियंस। वेरी गुड, बस इतना करना है आपको। इसका अगर एंगल चाहिए तो बस इसका एरिया डालिए डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, खत्म। अगर आपसे कोई बोले सॉलिड एंगल एट सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर, सॉलिड एंगल एट सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर के सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल होगा, सिमुलेशन पे दिखाता हूं पहले। देखिए भैया सारे बच्चे पहले, हाँ सर 4 पाई कैसे आया, वेरी गुड। 9वीं क्लास फेल हुए, डाइटियन बनना है इनको। ध्यान से सुनिए, पहले ये फील करिए यार। देखो ये है स्फेयर, ये है स्फेयर। एक कोन के, मेरे वर्ड्स को सुनना, एक कोन के सेंटर पर कितना 3 डायमेंशनल एंगल होगा उसको सॉलिड एंगल कहेंगे। अभी इस कोन का अगर आप देखो तो टॉप पे कुछ एरिया है, उस एरिया को अगर आप रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो ये एंगल मिल जाता है। अब मैं जरा देखना,
ये एंगल बड़ा करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं। ध्यान से देखो ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। ये हमारे पास एक कोण है। अगर मैं इसको और बड़ा करता चला जाऊं, और करता चला जाऊं, और करता चला जाऊं, अब ये एरिया कितना हो जाएगा, ये स्फेयर का एरिया हमें लेता जाना है। और बड़ा करता चला जाऊं, और पूरा आधा कर दिया ऑलमोस्ट। देखो इस वाले को भूल जाओ, ये एरिया कितना होगा मेरे एंटरपेंटर। अब आपको यही याद नहीं है तो भाई फिर मैं क्या कर पाऊंगा। एक स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक हेमीस्फेयर का, इस वाले को भूल जाओ, हेमीस्फेयर की वजह से यहां पे सॉलिड एंगल कितना बना होगा मेरे एंटरपेंटर, तो ये ओमेगा होगा 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये और ये गया, ओमेगा होता है 2 पाई टी रेडियंस। अब बच्चे पता क्या करते हैं, इसको जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सर इसमें ये कुछ नहीं सोचना, सीधी सी बात, दिमाग में एट दी एंड क्या बचना चाहिए कि भाई देखो हमारे पास एंगल प्लेन वाला भी होता है जो हम लोग अभी तक करते हैं, और एक 3 डायमेंशनल एंगल भी होता है। ठीक है, अगर मैं 3 डायमेंशनल एंगल की बात करूं तो वो कोण के अंदर वाला जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल। इसको निकालते कैसे, ऊपर वाला एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। अगर मेरा ये स्फेयर खुलते खुलते हेमीस्फेयर के बराबर है, हेमीस्फेयर, तो ऊपर वाला एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर करोगे तो यहां पर सॉलिड एंगल कितना आएगा, 2 पाई टी रेडियन। इतनी सी बात करनी थी सर। कंप्लीट स्फेयर में क्या होगा, ऊपर 2 पाई टी रेडियन, नीचे भी 2 पाई टी रेडियन, 4 पाई टी रेडियन। एक स्फेयर के सेंटर पे जो एंगल होता है दैट इज 4 पाई टी रेडियन। से एडवांस के सवाल क्लास 12वीं में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने डिलीट कर दिया था कि चलो इसको नहीं पढ़ाते, लेकिन मैंने कहा कि चलो लड़ने दो बच्चों से, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा इरिटेट होकर लड़ेंगे, लेकिन ठीक है ये आप याद रखें। ठीक है, ये आप याद रखें। मैं जब 12वीं में पढ़ाऊंगा तो दोबारा मेरे को कराना पड़ता है, हर साल कराना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, क्लियर, बस इतना याद रखना है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपके स्कूल में, ना ही कॉम्पिटिशन। इसको यूज किया जाता है, वो यूज करना बाद में और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। सर 3 पाई, वाह वाह वाह, इनको यही याद नहीं है कि भैया पहले तो इनको ये बता दें, स्फेयर के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, भैया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इनको तो यही पहले पढ़ाना पड़ेगा, दैट इज 4 पाई आर का स्क्वायर। और टोटल सरफेस, या अच्छा ये खतरनाक बच्चे, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे समझ आया ये 3 पाई आर स्क्वायर कहां से आ रहा है। अरे दादा रे दादा, कहां फंस गए रे, ये अर्जुना को तीर दे दिए, हमको ही घुप घुप के मार डालेंगे। भाई देख, मुझे कौन सा एरिया चाहिए, ध्यान से देख, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। अब ये जैसे कोन है, इसको अगर मैं बड़ा करता चला जाऊंगा, जैसे कमल खिलता है, ठीक है, ये अगर मान ले कोन था तो ऊपर वाला एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ध्यान से सुन, अब ये धीरे धीरे ओपन होता जा रहा है, ओपन होता जा रहा है, और जब ये पूरा खुल जाएगा तो ये वाला एरिया लेगा, या नीचे वाला एरिया भी ले लेगा। चच्चा क्या कर रहा है, यही वाला, ध्यान से सुन, यही वाला एरिया चाहिए था। अब जैसे जैसे ये ओपन हो जाएगा, जैसे जैसे कोन ओपन हो जाएगा, तो यहां पर जो तेरा सॉलिड एंगल आएगा, इधर आएगा, तो कौन सा एरिया लेगा तू, यही वाला एरिया लेगा, या बेस का भी एरिया पाई आर स्क्वायर जोड़ देगा। सिर्फ ऊपर वाला एरिया लेना है। ध्यान से देख क्या कह रहा हूं, इस वाले का एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ज्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना, ठीक है, सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए। वेरी गुड, हमें ऊपर वाला एरिया चाहिए तो टोटल लेने लग गया, ज्यादा साइंटिस्ट मत बन। प्रीफिक्स याद करो, किलो जो हमें काम की चीज है, किलो हेक्टा डेका मीटर, ठीक है, डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, वही याद कराया था।
इसके बाद अगर आपको याद करना है तो माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ये हम लोगों ने याद किया था। फिर इसके बाद हमारे पास मेगा, गीगा, टेरा, बस इतना याद कर लो, ठीक है। याद आपको क्या रखना था, अगर मीटर को अगर आप यहां पे 1 ले रहे हैं तो एक 1 डेकामीटर हैज 10 मीटर्स, 100 मीटर्स, 1000 मीटर्स। ऊपर जा रहे हो तो एक एक बढ़ेगा, यहां पे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 मीटर्स। फिर इसके बाद 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -9, 10 रेज़ टू पावर -12 एंड 10 रेज़ टू पावर -15। ये आया। ऊपर जाओगे तो 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 9। क्लियर? हाँ, क्लियर, वेरी गुड। हाँ, चलिए 1 मिनट में ऐप के लिए पूछ लेता हूं, ठीक है। हम लोगों को कितना कितना मतलब बीच में फंस गए हैं। तुम लोग बोलते तो हो कि पैसा बहुत कमा रहे हो। हाँ, यहां पर हमारे पास मेगा 6 एंड टेरा 9, माइक्रो में -6, नैनो -9, -12 एंड -15, ठीक है। हाँ, कहां पर ऐप क्रैश हो गया, रुको पूछ ले भाई। अच्छा, यहां पर हेलो हेलो, अरे हाँ, हेलो मैम, ये ऐप क्रैश हो गया क्या? मैम बच्चे यहाँ पे पूरा परेशान है। हाँ यार, यहाँ पे तो बच्चे सारे लिख रहे हैं क्रैश हो गया, क्रैश हो गया। एक बार हाँ, भाई एक बार दोबारा से स्टार्ट कर लो एक बार, ठीक है। हाँ, दोबारा से एक बार वापस जाओ जिनका क्रैश हो रहा है, और फिर दोबारा से एक बार स्टार्ट कर लो, ठीक है। ऐप क्रैश हो रहा है क्या है? कि टीम कुछ और कह रही है, तुम कुछ और कह रहे हो, वो कह रहे कुछ नहीं हुआ। नहीं सर, हो गया 4 बजे से ही हुआ, जैसे आपकी स्टार्ट हुई उसके जस्ट हुआ। भाई देखो, हमारी क्लास थोड़ी भारी क्लास है, हमें पहले स्टार्ट करा दिया करो, ठीक है। टीम को बोल दो कि 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद में ऐसा कर लो, ठीक है। अरे पढ़ने में भी ना आ रहा भाई साहब, कोई गाली देके भग जाएगा बीच में, थोड़ा शांत। हाँ हाँ, वापिस जाइए, दोबारा से आइए, ठीक है। ओके, हाँ, क्लियर। अरे भैया, हाँ थोड़ा धीरे बोलिए, बीच बीच में कोई गाली देके जा रहा है यार हमको। हाँ, इतना तेज चैट चल रहा है। हेलो हेलो, हाँ मैम। नहीं मैम, यहाँ पे जो स्टूडेंट इंचार्ज है वो कह रहे हैं कि सही में दिक्कत आ रही है। अब कैसे, सबके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन जा रही है। सारे सारे मैम, सबके ना एंड्रॉइड वर्जन अलग अलग है, उस पर दिक्कत आती है। बट टेक टीम को बोलिए, हो सकता है आप पे चल रहा हो, सब पे ना चल रहा हो। अरे भाई, भाई साहब इतना जल्दी जल्दी चैट मत किया करो भाई, रुक जा। हाँ, कोई लेके पैसे नहीं भाग रहा है, पढ़ा देंगे, दोबारा पढ़ा देंगे, टेंशन ना ले। हाँ, टेंशन ना ले, ठीक है, टेंशन ना ले। हाँ, आ जाओ। ये पिछली क्लास में पढ़ाया था, रिवाइज ही कराया, ठीक है। जिनका भी दिक्कत है बेटा, एक बार दोबारा से आप जाके ऐप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तुम इतनी तेज लिख रहे हो, बीच बीच में मैं देख रहा हूँ भाई साहब गंदी गंदी गालियां जा रही है। उनको मौका मिल गया भाई साहब, भसड़ में दे दे। हाँ, ठीक है, आ जाओ। चलो, अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था भाई, एक ये चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हमारे पास एंगल होता है, हमें ये बात पता है, ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस।
हमें अगर कन्वर्ट करना हुआ तो हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, ये भी, या फिर आप लिखना चाहें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हमारे पास 180 बाय पाई डिग्रीज। ये आपका था। अब मैंने आपको इसके बाद और बताया था कि भाई हमारे पास डिग्रीज की सब यूनिट्स भी होती है, डिग्री की छोटी यूनिट्स भी है, छोटी यूनिट्स भी होती है, भी है। क्लियर? वो क्या क्या है? पहली चीज हमारे पास 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट्स होते, ठीक है, 60 मिनट्स हमारे पास होते हैं। सारे बच्चे एक बार दिल बनाना जिन जिनको ये याद आ गया। और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हमारे पास होते हैं। कईयों को लगेगा सर ये टाइम से रिलेटेड है। नहीं भैया, ये मिनट एंड अगर आपको कहीं पर ऐसे दिख जाएगा तो आपको ये बात समझ जानी है कि दिस इज द रिपोर्टिंग ऑफ एन एंगल, ये आपके एंगल ही है। किसी भी क्वेश्चन में सेकंड्स लिखा होगा ना तो 6 सेकंड्स ऐसे लिखेंगे। अगर आपको कहीं ऐसे लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना ये टाइम है, और अगर आपको कहीं ऐसे दिख जाए तो समझ जाना ये हमारे पास एंगल है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन जो आपको ध्यान रखना है। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए। वेरी गुड। प्लीज अब मेरे पे फोकस बना के रखिएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन बेटा जरा मैं पोल से आप सभी लोगों का जवाब मांगता हूं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों के पास पोल आएगा। होमवर्क दिया था, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 सेकेंड इन रेडियंस। देखो भाई ये क्या रिप्रेजेंटेशन है बेटा आपका 1 सेकेंड का, और इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में। वेरी गुड। तो कैसे करेंगे? तो यार देखो सेकेंड डिग्री से कनेक्टेड है, मेरे को पता है 1 डिग्री, या बेसिक से स्टार्ट करता हूं, 180 डिग्री एक्चुअली में आपका क्या है? पाई रेडियंस है। तो मैं ये कह सकता हूं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय, बेटा बेसिक तरीके से करना है, दूसरों को मत देख के जल्दी भागना। ये आ गया रेडियंस। मेरे को ये बात पता है 1 डिग्री में तो 60 मिनट्स होते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डिवाइड बाय 180 रेडियंस। दैट मींस 1 मिनट इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 इंटू 60 रेडियंस। अच्छा, हमें 1 मिनट का ही कन्वर्ट करना है, सेकंड को नहीं करना है। क्लियर? हाँ मिनट है। हाँ हाँ, अरे दादा एक तो बेटा हमारे अंटर पंटर को थोड़ा सा सिखा दियो, उसके बाद हल्की सी अगर गलती कर दी तो भैया खाना वाना लेके चढ़ जाते हैं मास्टर पे। हाँ मिनट है भैया, हमसे गलती हो गई, हम माफी मांग रहे हैं, हमको बख्श दीजिए प्लीज। हाँ, हम भी इंसान हैं, अभी आप लोग गलती करेंगे तो रिपीट लिख देंगे हैं। हाँ, इंसान से हमसे गलती हो जाए तो भैया स्ट्रा लगा के खून पी जाए। हाँ ठीक है, मिनट है भैया। हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी, मिनट है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसको कैलकुलेट आउट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट आउट कर लेते हैं। हमारे पास कहां गया भाई साहब? कुछ चल नहीं रहा आज, क्या हो गए? तो 3.14 डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय 60 अगर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0029, ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं रेडियंस। दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें तो 2.9 के टर्म्स में लिख सकते हैं 2.9 इंटू 10 की पावर -3 रेडियंस हमारे पास 1 मिनट होता है। देखा जाए कितने अंटर पंटर ने ये कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। हमारे पास कितना आया था जी? 3 जीरो है। हाँ, इंसानी है, गलती होता है, ठीक है। अब ज्यादा वो करेंगे ना तो भगवान देख लीजिएगा। 1 2 3 2 9, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2.9 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ रहा? ए ऑप्शन मेरे अंटर पंटर,
ए ऑप्शन आपके पास यहां पर आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ क्लियर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा, ए। जरा देखा जा कितने व्यक्ति सही से कर दिए हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ, फैल गए भाई, कहां दिक्कत आ रही है? भाई सीधी बात, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इतना ही है। तो ये आ गया हमारे पास, सॉल्व करो, आंसर आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। इसको याद भी रख सकते हैं वैसे तो, ठीक है, इसको आप याद भी रख सकते हैं। अगला हमारे पास था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अभी आ रहे हैं, और भी क्वेश्चन थे, ठीक है। अच्छा, चीटिंग कह रहा एक और बात बताते हैं। देखिए भाई, जब हम आपकी उम्र में थे ना, तो हम भी यही कहा करते थे अपने मास्टर को कि मास्टर कैलकुलेटर यूज करता, चीटिंग कर रहा। तो हमारे मास्टर ने हमको सिखाया था कि भाई, हम जब अपने स्टूडेंट थे ना, हम भी अपने मास्टर को यही कहते थे, इसलिए हमारा सिलेक्शन अच्छा नहीं हुआ। फिर आज जब हम घूम के वापस सोचते हैं ना, तो हमको भी यही रियलाइज होता, मास्टर तो अपने एग्जाम में खुद से कैलकुलेशन करके आ गया, अब आप लोगों का बारी है, अब आप लोगों का बारी है। अब एग्जाम में जाएंगे तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। हम अपने बारी में किए, वो अपनी बारी में किए, है ना। हाँ, यस, तो आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, जरा ध्यान से समझना भाई। देखो, लेंथ की भी, सारे बच्चे सीरियस भाई साहब। हाँ, लीडर बोर्ड भाई साहब, हर क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड नहीं देखते। ये वो बच्चे हैं, एक सवाल सही नहीं हुआ, ठीक है, हम लीडर बन गए, लपड़ मार दूंगा। अभी पहले सारे सवाल हो जाने थे, मुझे अपनी दिव्य शक्ति का यूज करना पड़ेगा। अब नाउ यू कैन यूज आइदर यस, नो, हाँ, जो आंख में से आंसू आ रहा है, यस। ध्यान सुनिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में। यार, लेंथ की भी ना बहुत सारी यूनिट्स हैं। मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, नैनोमीटर भी है, पिकोमीटर। तो आप अगर एक इफ वी परफॉर्म एन, ये लास्ट क्लास का ही है भाई। कुछ बच्चे ना नए आते हो, कहते हैं जल्दी चल रहा है। भाई बिल्कुल जल्दी नहीं चल रहा है, लास्ट क्लास में बताया गया है, ठीक है। इफ वी टेक अ रीडिंग, हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करके एक बार रीडिंग ले लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा हो गया, ये फिक्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए मैंने इस पेन का स्केल से लेंथ नापा, अगर एक बार मैंने रीडिंग ले ली, मान लो ये 1 मीटर आ गई, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज एक्सपेरिमेंटली मैंने जो रीडिंग ली है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। अब ये कभी चेंज नहीं कर सकती यार, सोचिए इस बात को, ये कभी भी चेंज नहीं कर सकती, ये फिक्स हो गई, क्योंकि मैंने इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला है, ये फिक्स्ड हो गई बेटा। मैंने लास्ट क्लास में ये बात आपको बताई थी, ये इसका मैग्नीट्यूड है, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू कितनी, इसको हम n से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज द यूनिट जिसको हम u से डिनोट करते हैं बेटा। एक बार आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो n इंटू यू आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, n इंटू यू आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये वेरी नहीं करता, अब ये वेरी नहीं करता। जब हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाया था, याद करें, कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट था, हर छोटी चीज पर डाउट बना के बैठे हुए हैं। आपका n यहां और u यहां, जब आपकी, जरा ये समझना, एग्जाम्पल में मैंने कहा कि 1 मीटर है, तो मैं इसको 1000 या 100 सेंटीमीटर कह सकता हूं, है ना। 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर कह सकता हूं। जरा समझना, अगर मेरे लिए यूनिट छोटी हुई तो मैग्नीट्यूड हमारे लिए बढ़ जाएगा। यस, यही मैंने लास्ट क्लास में बताया था। रीडिंग चेंज नहीं करेगी, n इंटू यू अभी भी देखो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर सेम ही है। अगर मैं यूनिट बढ़ाऊंगा तो n की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये ग्राफ आपका ऐसा आता है। एक बच्चे ने कहा सर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आया,
बेटा 10वीं में बिल्कुल खत्म है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे होती है, 2x + 3y = 4, कुछ ऐसे मिलेगी। ये ऐसे दिख रही है तेरे को इक्वेशन, ये इक्वेशन तेरे को ऐसे दिख रही है, ये हाइपरबोला भी आगे चल के मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है चच्चा, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता ना n + u = 4, तब मैं कहता स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है। इसके बाद मैंने एक और ग्राफ बनाया था आपके लिए, जो कई बच्चों को फिर से डाउट आया, NU और U के साथ बनाओ या N के साथ बनाओ। सारे बच्चे अब जरा सोचना, सारे बच्चे जरा अब सोचना, NU ये तो एक रीडिंग हो गई ना, मैंने इस पेन का एक बार रीडिंग ले लिया 1 मीटर, अब थोड़ा चेंज करेगा, तो किसी भी यूनिट में चले जाए, तो किसी भी सिस्टम में चले जा, तेरी ये एक बार ये एक्सपेरिमेंटल डेटा हो गया, तूने एक्सपेरिमेंट करा, एक रेजिस्टेंस निकाला 5 ओम्स। अब तू मिली ओम में लिखना चाहे या मेगा ओम में लिखना चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होना 5 ओम ही चाहिए। तो ये अब कभी वेरी नहीं करेगा, NU इज ऑलवेज कांस्टेंट बेटा। क्लियर? अब समझ आया? कोई वैसे पूछ ले तो इसको बस आप कह देना ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। हम लोग आगे बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे तो ये अभी डिटेल्ड में आएगा। आप लोगों में ये दिक्कत है कि आप बहुत तेज आगे भाग रहे हो, नहीं, जितना पढ़ा रहे हो उतना सोचो बस, ठीक है? क्लियर? दिस विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन अलग होती है, x y = mx + c। अभी आएंगे तो अब वही बात, m क्या होता है, इसीलिए कह रहा हूं डिटेल में बात करेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कहते हैं, आगे आएगा। क्लियर? यस। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ सवाल कर रहे थे। इससे पिछला एक सवाल जो लास्ट क्लास में किया था, पहले वो कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, था कन्वर्ट 1 न्यूटन टू CGS सिस्टम। सारे बच्चे समझना, ठीक है? कैसे करते थे? 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, न्यूटन क्या है बेटा? न्यूटन है यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम, इन MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? सारे बच्चे अब ध्यान से देखना, सारे बच्चे अब ध्यान से देखना कैसे कन्वर्ट किया जाता है। भाई देखो, अगर मैं 1 न्यूटन की बात कर रहा हूं, फोर्स होता था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये 1 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ये था। अब कई बच्चे पता है क्या है दिक्कत, भूल जाते हैं। हमारे गजनी बच्चे F = m × a, यह आएगा kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यह आ गया? हाँ, 10⁵ डायंस मेरे अंटर, वेरी गुड। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये है आपका SI में या फिर MKS में, जहां पर मीटर किलोग्राम सेकंड यूज हो रहा है। मेरे वर्ड को सुनना, मुझे किस में कन्वर्ट करना है? CGS। तो मेरे को यह बात पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 kg की जगह ग्राम लाना है, तो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। यस, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो मैंने अब आसानी से इसको कन्वर्ट कर दिया बेटा, दिस विल बी 1 kg की जगह मैं 1000 ग्राम लिख लेता हूं बेटा, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख लेता हूं बेटा, और इसको ऐसे रहने देता हूं। ये हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते थे डायंस। वेरी गुड। अब ये याद रखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन करने के बाद भूल जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली मिलेगा 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 10⁵ डायंस ऑफ फोर्स। ये आपका MKS सिस्टम में है, ये आपका CGS सिस्टम में है। अब आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, खत्म। सारे बच्चे दिल बनाइए जिनको ये बात समझ आई, कन्वर्ट कैसे करा। सर डायन क्या है? ऐसे तो तू पूछे सर मिलीमीटर क्या है, 1000 ऑफ अ मीटर इज मिलीमीटर। वैसे ही बेटा डायन भी हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स है, डायन भी एक यूनिट ऑफ फोर्स है। हम लोग MKS सिस्टम में चलते हैं, इंडिया में MKS सिस्टम में, तो हम लोग जनरली न्यूटन वर्ड यूज करते हैं। जो CGS में करेगा वो डायन वर्ड यूज करेगा, सीधी सी बात। जबरदस्ती का डाउट मत बनाओ बेटा। तुम्हें लग रहा हो अच्छा है, उस बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा, मैं भी बना लेता हूं, बेटा कीचड़ बना रहा है तू।
समझ आ गया चिल मार? यस। अच्छा, अगला सवाल अब सारे बच्चे आप लोग करेंगे, ठीक है? चलिए भैया आराम से। कन्वर्ट 1 जूल्स ऑफ वर्क टू सीजीएस सिस्टम। 1 जूल वर्क को अब आपको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। अब ये जूल किस में यूनिट होता था? 9वीं क्लास में थोड़ा बहुत याद होना चाहिए हमारे पास, एमकेएस। आइए बेटा, इतने प्यार प्यार से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से कर ले, ठीक है? सर जूल की बात करें तो वर्क का फॉर्मूला याद करें, ये होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए आपको यही याद होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें। फोर्स का अगर आप देखें तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू मीटर अगर आप देखें तो याद आएगा बेटा केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर। ये होता है आपका 1 जूल। वेरी गुड, कई बच्चों का जवाब आते हुए, लव यू बेटा। कलम नहीं रुकनी चाहिए, दिमाग और कलम चलते रहना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 जूल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास होता है 1 इंटू केजी मीटर का स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर। कई बच्चों का जवाब आते हुए, लेट्स सी कितनों का सही होता है। तो मैंने कहा यार केजी को ग्राम, हमें सीजीएस में जाना है तो दिस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। केजी को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो मैंने कहा यार 1 केजी में हमारे पास कितना होगा? 1000 ग्राम होगा। यहां पर सर मीटर है तो मैंने कहा 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होगा, और सेकंड को तो सेकंड में रहने देते हैं। अब चलिए मेरे अंटर पंटर, 1 इंटू 10⁻³ हमारे पास ग्राम्स हो गया, इंटू 1 मीटर दैट इज 100 या 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये गलती होती है, डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। जिनसे ये गलती हो गई सॉरी बोल दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर ही लिख देते हैं। भाई यहां स्क्वायर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वही लिखा है 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखें तो 10⁻³ ग्राम्स, बेसिक मैथ्स में खत्म है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती हैं, तो 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर। ये आपका 1 जूल ऑफ वर्क हुआ। हाँ सॉरी आ गया ना बेटा, इसलिए कह रहा हूं फोकस करिए कि आप गलती कहां कर रहे हैं। बच्चे इसका स्क्वायर नहीं करते, और आगे मैं आपको जेईई मेंस के लेवल में भी क्वेश्चन में गलतियां दिखाऊंगा। ये आ गया। इसको क्या कहते हैं आपको पता है? इसको कहते हैं अर्ग। हाँ गलती हुई ना बेटा, कोई नहीं, अब आगे गलती मत करना, एक स्टेप बढ़ जाएगा और क्या होगा, जल्दबाजी मत करो। इसको क्या कहते हैं? अर्ग। दैट मीन्स 1 जूल्स, ये आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, 1 जूल्स ऑफ वर्क इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग ऑफ वर्क। कोई आपसे पूछ ले अर्ग किसकी यूनिट है? वर्क की यूनिट है। ये आपके एमकेएस में है जूल्स, और सीजीएस में हम लोग इसको कहते हैं अर्ग। बस इतना याद रखना, ये रिलेशन सर याद होना चाहिए। यस क्लियर, वेरी गुड। तो ऑप्शन क्या आया मेरे एंटर पंटर? थर्ड ऑप्शन हमारे पास आंसर आया। वेरी गुड। कुछ बच्चे गलत बोल रहे थे तो यहां पर रैंक बच्चों की बिगड़ते हुए, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहां पर आंसर आएगा। सर कैन वी गेट द लिस्ट ऑफ फॉर्मुलाज ऑफ क्लास 9th एंड 10th? अभी सब आएगा, कोई भी 9th और 10th की कॉपी नहीं उठानी। जो जहां पर लगे यार ये चीज पता होनी चाहिए थी वहीं याद करो बस, अब पीछे मत जाना। हाँ देखा। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर आपकी स्क्रीन पर। हाँ अगला सवाल आप सभी लोगों की स्क्रीन पर, लेट्स सी कैसा करते हैं। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। देखो इन्होंने डेंसिटी वर्ड यूज किया है, तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास डेंसिटी है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला अगर आपको याद यहां से पकड़ में भी आ रहा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये कितना दे रखा है मेरे एंटरप्रेन्योर? 4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर।
लीडर बोर्ड बताएंगे बताएंगे, एक साल एक साथ सारे हो जाने दो। अब सारे बच्चे जरा ये देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस प्रकार के सवाल जेईई मेंस लेवल में आते हैं। एक नया सिस्टम है, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, एक तो एमकेएस था, एक एफपीएस था, एक सीजीएस था। ये कौन सा सिस्टम है सर? भूल गए आप मेरे वर्ड्स को। मैंने कहा था कि भाई देखो दुनिया में लोगों ने अपने अपने बना लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यूनिट्स के सिस्टम को नहीं बना सकते, बना सकते हैं। एक नया सिस्टम हमारे पास है, समझना, न्यू सिस्टम। अब ये सीजीएस नहीं है, एक नया हमारे पास सिस्टम है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। दिस इज नॉट एमकेएस, दिस इज नॉट सीजीएस, दिस इज नॉट एफपीएस, ये कोई भी नहीं, एक नया है। इन्होंने कहा इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज, जहां पर लेंथ आपके 10 सेंटीमीटर के बराबर है, एक यूनिट लेंथ, एंड यूनिट ऑफ मास एम डैश इज 100 ग्राम के बराबर है। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी। जो लोगों का पोल नहीं आ रहा आप चैट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर सही होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन पोल में जवाब देना। आपका कंसेप्ट सही होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन पोल। प्लीज मैच्योर रहिएगा बेटा, आपके सीनियर बैच में ये सारी नौटंकी होती है, आप प्लीज एक स्टेप मैच्योर रहिए सब चीजों में, ठीक है। तो मैंने सारे बच्चे एक बार पहले थम्स अप करें क्वेश्चन के अप्रोच को, क्योंकि आगे 2 क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ आई कि यार मैं कन्वर्जन जब करूंगा तो किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकता हूं, जरूरी ना हो कि वो एफपीएस ही हो, सीजीएस ही हो, एमकेएस ही हो। उन्होंने एक नया सिस्टम दे दिया जहां पे लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर के बराबर, मास कितना है 100 ग्राम के बराबर। यस, इतनी तो समझ आई। मैंने कहा अच्छा, अगर मेरे को कन्वर्ट करना है तो यहां पर जरा देखना, मैं यहां से बात करूं तो एम डैश डिवाइडेड बाय 100 ही 1 ग्राम है, और मैं यहां से बात करूं एल डैश डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। पहले तो मैंने देखा कि इसके हिसाब से 1 सेंटीमीटर और 1 ग्राम कितना है, क्या आया, बस वैल्यू धर दी बेटा, ये आया 4। 1 ग्राम हमारे पास कितना था, एम डैश डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया। और 1 सेंटीमीटर हमारे पास था एल डैश डिवाइडेड बाय 10 का होल क्यूब। जिनको रिपीट लिखना है रिपीट लिख दीजिए बेटा। अगर आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो दिक्कत आएगी। प्लीज, मैं इधर उधर कोई भी अब्यूसिव कमेंट पर कमेंट नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं आप मेरे से कनेक्ट करें और ध्यान से सुने। भाई देखो, मास को मास में ही तो कन्वर्ट करोगे। कभी तुमने ऐसा कहीं सुना है 1 kg इक्वल टू 100 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड? नहीं। अगर केजी है तो ग्राम में जाएगा, मिलीग्राम में जाएगा, मास में ही रहेगा। यस, तो मैंने कहा यार इसको कन्वर्ट करना था नए में, तो यहां पे मास का नया यूनिट आना चाहिए। तो मैंने कहा यार लेकिन 1 ग्राम है कितना, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1 ग्राम इज एम डैश डिवाइड बाय 100, ये है 1 सेंटीमीटर एल डैश डिवाइड बाय 10। तो मैंने कहा ग्राम की जगह ये रख दिया, और सेंटीमीटर का क्यूब है तो एल डैश बाय 10। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा 4 बाय 100 डिवाइड बाय 1 बाय 1000 एम डैश डिवाइड बाय एल डैश का क्यूब। क्लियर? बेसिक मैथ्स आपने अगर लगाई तो जरा इसको आप और आगे ले जाएं। रिपीट दोबारा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, घबराना मत बस, ठीक है। 1000 ऊपर चला जाएगा बेटा, 100 ये है, और ये हो जाएगा एम डैश डिवाइड बाय एल डैश का क्यूब। अगर आप देखें तो ये कितना आएगा बेटा, ये 0 गया तो ये आ जाएगा 40 एम डैश डिवाइड बाय एल डैश का क्यूब। तो जो आपका 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, मेरे वर्ड को सुनिएगा, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, एक ऐसे रैंडम सिस्टम में अगर कन्वर्ट कराना हो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, अगर एक ऐसे रैंडम सिस्टम में कन्वर्ट कराना हो तो जो था उसके हिसाब से कन्वर्ट करता गया। दिस इज, ध्यान से समझना, दिस इज यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी इन न्यू सिस्टम। सर इसको हम क्या बोलेंगे, हमें क्या पता क्या बोलेंगे भाई, हमें क्या पता क्या बोलेंगे, लेकिन वो यूनिट हो गई डेंसिटी के न्यू सिस्टम। और कितना कन्वर्ट हुआ 40 में, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सारे बच्चे रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है। ये वाले सवाल आप देखो जेईई मेंस में किस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर रहेगा। क्लियर?
दोबारा रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। जरा देखो भाई, चैट तो एक बार रोक देते हैं क्योंकि हाँ फैले हैं हमारे एंटरप्रेन्योर। जरा एक बार मैं आप सभी लोगों की चैट रोक रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्योंकि आप लोग मेरे को सुन नहीं रहे। यार देखो, इन्होंने कहा 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करो। मैंने कहा यार नया सिस्टम क्या एमकेएस है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने क्या किया, एफपीएस है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा हम एक ऐसी सिस्टम दे रहे हैं जहां पे एक, अगर कोई लेंथ नाप रहा है तो एक यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर है, एक यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम के बराबर है। उन्होंने नया ही बना दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर ये अपनी मन मर्जी से कुछ बना रहा है तो वहां की यूनिट मेरे को नहीं पता होगी, समझ जाना। तो मैं यहां पे कोई अर्ग डाइन वाइन कुछ नहीं लिख रहा, मेरे को पता है कि कोई एक नए सिस्टम में मेरे को कन्वर्ट करना है। 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, इन्होंने बोला है इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। तो मैंने कहा ठीक है, यहां पे ग्राम है, यहां सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ग्राम क्या होगा, m डैश बाय 100 और 1 सेंटीमीटर हुआ l डैश बाय 10। उठा करके ग्राम की जगह मैंने डाला m डैश बाय 100 और 1 सेंटीमीटर हमारे पास कितना था, l डैश बाय 10, तो l डैश बाय 10 का क्यूब। बस ये 4 बाय 100 ये हुआ, ये 1 बाय 1000 हुआ, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास कट गया 40 हुआ। सर ये क्या है, ये मास की यूनिट है नए सिस्टम में, ये लेंथ की यूनिट है नए सिस्टम में, तो ये डेंसिटी की यूनिट है नए सिस्टम में, ये डेंसिटी की यूनिट। तो 4 ग्राम इज इक्वल टू 40 यूनिट ऑफ डेंसिटी इन न्यू सिस्टम। सर उसको हम क्या बोलेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें नहीं पता है कौन सा सिस्टम है। तो फोर्थ ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब बताइए क्या आपको यह बात समझ आई मेरे एंटरप्रेन्योर, हाँ या ना? अरे बोलिए यार, यस और नो? सर हाउ 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कहां लिख दिया भाई मैंने 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर? पगले लपड़ मारो जमीन में गिर जाएगा। एक नया सिस्टम है चच्चा, नया सिस्टम। वहां पे लोग 10 सेंटीमीटर को अपना एक लेंथ मान रहे हैं, ये 1 यूनिट है, उसको ना ही मीटर बोल रहे हैं ना ही सेंटीमीटर, वो कह रहे हैं ये हमारे लिए एक यूनिट, हम इसी के मल्टीपल पर ही नापेंगे, ये सेंटीमीटर नहीं है। समझ गए? यस। इस प्रकार के सवाल देखो, जैसी जेईई मेंस का सवाल है परसेंटेज गिरा ना, अब तमीज से सारे बच्चे प्रॉमिस करिए कि सर अगला सवाल हम लोग तमीज से करेंगे, फिर से आपको ऐसे ही सवाल मिलेगा, अगला सवाल, ठीक है। मैं आपको टाइम दूंगा, सोचिएगा, जहां जहां पे मेरे को लगता है आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वहां वहां पर मैं आपकी मदद करूंगा। सुनना, इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक नया सिस्टम है, 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg एंड 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर। सारे बच्चे ट्राई करें और तमीज से ट्राई करिए। एक नया सिस्टम है, ये एफपीएस नहीं है, ये सीजीएस नहीं है, ये एक रैंडम बना दिया अपने हिसाब से। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टाइम दीजिए क्वेश्चन लिखने का। बेटा हमारे पास इतना सिलेबस है, तेरे को टाइम नहीं, लेक्चर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 दैट्स इट। पीडीएफ खोल लियो जब चाहिए होगा, अभी कंसेप्ट पे ध्यान दे, लर्निंग एटीट्यूड बना। अब जरा देखो सर, ये डैश सबके ऊपर डैश क्यों? क्योंकि नया लेंथ का यूनिट है। आपको कुछ मानना है तो आप L0 मान लो, L1 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है बेटा। इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 1 यूनिट ऑफ टाइम, वहां पर आप जो टाइम नाप रहे हो 5 सेकंड को अपना एक यूनिट मान रहे हो, 1 यूनिट ऑफ मास ये 20 kg है, ठीक है, एंड 1 यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज 10 मीटर्स। इन दिस सिस्टम, अंग्रेजी भी बेटा खतरनाक होनी चाहिए, इन दिस सिस्टम, गलतियां होंगी मैं अभी बता रहा हूं, इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर विल करस्पॉन्ड टू कितना वॉट्स। अब मैं आपको मदद करता हूं क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होगा। भाई देखो, पावर की अगर आप बात करें, ये 9वीं क्लास में होता था वर्क अपॉन टाइम, 10वीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का आपका यूनिट रहता है केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर इनटू सेकंड। तो यूनिट ऑफ पावर अगर आपको चाहिए वो होती है 1 वॉट
ये मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, दैट इज 1 kg मीटर स्क्वायर बाय सेकंड का क्यूब। इसके बाद सारे बच्चे आप ट्राई करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा यही तो रोएंगे ना, हाँ सर पावर का फॉर्मूला याद नहीं है, पावर की यूनिट याद नहीं है, तो चलिए मैं ये आपको दे देता हूं अभी के लिए, क्योंकि जब आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जेई मेंस तक तो आपको ये याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। अभी के लिए चलो मान लो ये मैंने आपको गिवन दे दिया, ये मैं आपको दे देता हूं, चलो अब ट्राई करो, जरा देखा जाए। इन्होंने क्या बोला, अंग्रेजी भी सुधारना, आप लोगों की अंग्रेजी बहुत खराब होती है, ये सवाल अंग्रेजी से खराब हुआ है। एक नया सिस्टम है जहां टाइम 5 सेकंड को आप 1 यूनिट मान रहे हो अपनी टाइम की, 20 केजी को 1 यूनिट मान रहे हो मास की, 10 मीटर को 1 लेंथ मान रहे हो अपनी। अब बताओ कि जब हम लोग इसमें पावर की बात करेंगे तो व्हाट इन दिस सिस्टम, नए सिस्टम में जब आप जा रहे हो तो 1 यूनिट ऑफ पावर कितने वॉट्स के बराबर होगा। सॉरी बोलना जब अगर गलत हुआ तो, मैं आपको पहली बोल रहा हूं और आपको टाइम दे रहा हूं, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि यह सवाल जब आया था कई बच्चों से गलत हुआ है और ये रिपीटेटिव सवाल आया है। ठीक है, स्टार्ट करूं मैं अब, स्टार्ट करूं मैं अब, चलिए। तो मेरे को ये बात पता लग गई भाई, सॉल्यूशन जरा देखना, मेरे को ये बात पता लग गई यार, 1 वॉट जो होता है ना, दैट इज 1 इंटू केजी मीटर का स्क्वायर बाय सेकंड का क्यूब। मैं आपसे सॉरी बुलवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि देख रहा अभी कितने सारे बोलेंगे। तो अभी हमें ये बात पता लग गई थी, टी डैश यूनिट ऑफ टाइम मास एंड लेंथ इन न्यू सिस्टम। ध्यान सुनना, न्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मैं उसको टी डैश एल डैश एम डैश ले रहा हूं। तो टी डैश आपको कितना दे रखा था, 5 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू टी डैश डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया, ठीक है। एम डैश दे रखा था 20 केजी, तो 1 केजी आपका हो गया एम डैश डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। और एल डैश आपका दे रखा था, आई थिंक 5 ही दे रखा है, 10 मीटर्स, तो 1 मीटर आपका हो जाएगा मेरे एंटरप्रेन्टर एल डैश डिवाइड बाय 10। कौन कौन यहां तक पहुंच गया, दिल बना दो। कुछ बच्चे तो अभी से ही गड़बड़ लिख रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है ना बेटा, टी डैश 5 सेकेंड, एम डैश 20 एंड एल डैश टी डैश 5, 20 एंड 10, यहां तक पहुंच गए। हाँ, कुछ बच्चों को पकड़ में आ गई है गलती, लव यू बेटा, कोई नहीं, सीखना ही है, दिल पे मत लेना, कुछ नई चीज सीख के ही जाना है। ये आया, ये आया और ये आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये होता है, तो मैं इसको लिखता हूं 1 इंटू केजी की जगह मैं लिख सकता हूं एम डैश डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया बेटा, इंटू, सर मीटर का स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा एल डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा सीधे, और डिवाइडेड बाय 1 बाय सेकेंड का क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो टी डैश का क्यूब इंटू हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। ध्यान से देखना, ऐसे आ जाएगा, वेरी गुड। कभी भी सवाल गलत हो ना तो खुश हो जाना कि चलो कुछ नया सीखने को मिला है, कभी भी रोना मत, ये रोने वाला एटीट्यूड मैं अपने एंटरप्रेन्योर में नहीं चाहता। सर क्वेश्चन खराब हो गया, इतना सोचे, अरे भाई इतना सोचने के बाद भी गलत हुआ, दैट मीन्स कुछ नया सिखा के जाएगा, खुशी बनाना। अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, तो ये आपका हमारे पास 4 टाइम्स, ये आपका 20, ये आपका 4। अगर आप नोटिस करें बेटा तो यह आ गया 1 बाय 16 टाइम्स एम डैश एल डैश का स्क्वायर बाय टी डैश का क्यूब, दिस इज योर 1 वॉट। या ठीक है, ये आपका आ गया, दैट मीन्स 1 वॉट में दिस इज योर, दिस ध्यान सुनना, दिस इज योर यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। क्या होगा हमें नहीं पता, यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। अब कई बच्चे कहेंगे 1 बाय 16 हो गया, अरे भाई अंग्रेजी सुन क्या बोला है,
इन्होंने, अगर सवाल ये होता, क्वेश्चन में अगर ये होता 1 वॉट्स इक्वल टू हाउ मच पावर, अंग्रेजी में फेल, हाउ मच पावर इन न्यू सिस्टम, तब तू कहता 1/16 होता सर। लेकिन क्वेश्चन में है इन न्यू सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर कितना है, पावर इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स। सवाल बेटा उल्टा पूछ लिया था, हाँ सवाल उल्टा पूछ लिया था इन्होंने। और अगर तू यहां पे 16 से मल्टीप्लाई करेगा, जरा ये देखना, 16 वॉट्स इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि 1 यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम कितने वॉट्स है, 16। तो आंसर आपका कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन। अब देखते हैं कितने बच्चों ने यहां पर गलती कर दी। देखो भाई घबराना नहीं है, लिटरली बता रहा हूं, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, और ये वाले सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे गलत करते हैं इस सवाल को, और ऐसे सवाल ना जिसको आप अटेम्प्ट कर रहे हो और आप गलत कर दो, उससे रैंक ज्यादा इंपैक्ट होती है, रेदर देन आप छोड़ दो। छोड़ोगे तो नेगेटिव तो नहीं खाओगे ना, ठीक है, फैल गए ना। अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारा ऑन टाइम सिलेबस खत्म होगा, देख लेना, ठीक है। जो किसी को लगे ना कि सर आप इतना स्लो कर रहे हो, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, ऑन टाइम सिलेबस खत्म होता है मेरा, कोई लोड नहीं है। हम लोगों ने जब इसमें सीजीएस में कन्वर्ट करा तो केजी को सेंटीमीटर, ग्राम में करा, मीटर को सेंटीमीटर में करा, अपने आप रिलेशन आ गया, ठीक है। जब मेरे को इन्होंने एक नया सिस्टम दिया, इसमें एफपीएस, सीजीएस, एम के कुछ वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने कहा हमारे लिए एक नया सिस्टम है जहां पे लेंथ 10 सेंटीमीटर 1 यूनिट को मानूंगा, लेंथ को 100 ग्राम्स को मैं 1 यूनिट ऑफ मास मानूंगा। मैंने कहा ठीक है, तो भाई ये दे रखा है ग्राम मास का है, तो अगर मैं देखूं 1 ग्राम इज इक्वल टू m डैश बाय 100 रखा, l डैश बाय ये रखा, सॉल्व करा, दिस इज 40 इंटू दिस। सर ये क्या है, ये यूनिट, यहां ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहां पर मास डिवाइड बाय लेंथ का क्यूब है, ये यूनिट ऑफ डेंसिटी नए सिस्टम होगी। क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 40 जो भी यूनिट ऑफ डेंसिटी इन न्यू सिस्टम है। तो इन्होंने तो सीधे कन्वर्ट करने के लिए बोला था, इसलिए 40 आया। इस सवाल में उल्टा कैसे हो गया, इस सवाल में उल्टा कैसे हो गया, इस सवाल में उल्टा क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है। मैं इसीलिए जेई मेंस के जब भी सवाल लाता हूं तो स्टेटमेंट के साथ लाता हूं, क्योंकि कई बच्चे रीडिंग हैबिट नहीं रखते, और जेई एडवांस तो आपको बिल्कुल रीडिंग हैबिट से ही पकड़ पाओगे क्वेश्चन। इन्होंने कहा एक नया सिस्टम है, टाइम 5 सेकेंड, मास 20 kg, लेंथ 10 मीटर। अब बोला इन दिस सिस्टम, नए सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ पावर करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी वॉट्स। ध्यान से देखा होता ना, अपने आप पकड़ में आ जाता। नए सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ पावर कितनी वॉट्स के बराबर है। मैंने कहा ओके, तो ये मैंने आपको दे दिया, अभी के लिए ये मैंने आपको दे दिया। तो मैं करना स्टार्ट करा, ये आया 1 वॉट इज इक्वल टू इतना। ये पूछा था कि अगर ये 16 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 16 मल्टीप्लाई बोथ साइड, तब आपको समझ आता 16 वॉट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम है। सवाल उल्टा था। सवाल अगर ये पूछते 1 वॉट कितने यूनिट ऑफ पावर बनेगा नए सिस्टम में, 1/16, लेकिन यहां 1 यूनिट होने के लिए 16 इधर ले जाओगे तो इन न्यू सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर इज 16 वॉट्स। भाई ये सवाल अब देखो, आपको घर जाके इसी को रिवाइज करना है, क्लियर। भाई अंग्रेजी का सवाल है रेदर देन फिजिक्स। अगर कोई पूछता 1 वॉट में कितनी यूनिट ऑफ पावर है नए सिस्टम, तो वो 1/16 है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से जवाब दोगे या अपने हिसाब से बना दोगे सवाल। तुम कहोगे ना ना ना, तुम जेई में बहुत गंदा सवाल पूछ रहा, हम बताते हैं क्या बनाना है, क्वेश्चन काटिए, हमारा सवाल लिखिए, हम बताएंगे। ऐसा थोड़ा होगा। उसने पूछा इस सिस्टम में अगर 1 यूनिट है तो इसमें कितने वॉट्स होंगे, तो भाई 16 से मल्टीप्लाई कर, तो यहां पे 1 आ जाएगा, तो 16 वॉट्स के बराबर हुआ। सर इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, समय के साथ होगा, धीरे धीरे, ठीक है। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर, यहां पर कई बच्चे
फैल जाते। ठीक है, आओ भाई, चलो भाई। हाँ, अब तो गलती नहीं होगी। हाँ, लेट्स सी कौन कौन कर पाता। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल इन अ सिस्टम। हमारे पास 100 जूल्स है। ठीक है, इसकी अगर आपको चाहिए तो मैं मदद कर देता हूं, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। एक नए सिस्टम में लेके जाना है। अब जरा देखते हैं कौन कौन कर पाता है। इन अ न्यू सिस्टम विच हैज लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, मास है आपका 250 ग्राम्स, ठीक है, एंड हाफ अ मिनट एज ए यूनिट ऑफ टाइम। तो टी डैश हाफ अ मिनट मीन्स 30 सेकेंड्स। एक मिनट टाइम में अगर आप बात करें, देखो हाफ अ मिनट एज ए यूनिट ऑफ टाइम, एक मिनट में 60 सेकेंड, तो टी डैश 30। हाँ, लीडर बोर्ड आखिरी में देखेंगे। चलिए, अब कन्वर्ट करना है भाई। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे एंटर बंटर तैयार है। लेट्स सी। तो मैंने यहां से देखा कि यार हमारे पास 100 केजी या 100 जूल्स को, या अगले पेज पे ले चलता हूं, या चलिए यहीं पे 100 केजी की अगर मैं यहां पर बात करूं, जरा देखना। ठीक है, तो पहले तो ग्राम, अगले पेज पे ले चलता हूं, नहीं तो बच्चे रोने लगेंगे। ठीक है, 100 जूल्स इज इक्वल टू 100 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर। हमें क्या क्या दे रखा है, मैं इसको यहां लिख देता हूं सो दैट हमारे पास स्पेस रहे। 20, 250, 30, 20, 250 एंड 30। ठीक है, ये है सेंटीमीटर, यही था ना सेंटीमीटर। हाँ, एल डैश, एम डैश एंड टी डैश। तो मैंने यहां से निकाला 1 सेंटीमीटर आपको मिलेगा एल डैश बाय 20। 1 ग्राम मैंने निकाला तो ये मिलेगा आपको एम डैश बाय 250, और 1 सेकेंड मैंने निकाला, ये होगा टी डैश बाय 30। ठीक है, आइए। तो सर ये तो केजी में, अरे भैया, ए दादा, सारा खून हमसे ही ले लोगे कि 4800 रुपए में? इसको ग्राम में कन्वर्ट कर ले, 1000 ग्राम, और इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि वहां पे सेंटीमीटर में था। तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। पहले ऐसे लिख लेते, पहले उसमें लेके आते। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10⁻⁹ ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर। सबसे पहले मैं उसमें लेके आया। सर टाइम हाफ मिनट है, तो अरे भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। बड़ा खतरनाक एडवांस लेवल का पूछ लिया है। हाफ मिनट में 30 सेकेंड्स ही तो हुए चच्चा, वही तो लिखा है। ठीक है, तो ये आ गया। तो चलिए भैया आगे बढ़ा जाए। तो ये आ गया 10⁹ इंटू, अब मैं ग्राम की जगह रख दूंगा एम डैश बाय 250 इंटू, सेंटीमीटर की जगह रख दूंगा एल डैश का स्क्वायर बाय 400। ठीक है, और हमारे पास सेकंड की जगह पर आप रख देंगे टी डैश डिवाइड बाय 30 इंटू 30 डैश का स्क्वायर इंटू 30 इंटू 30। सर 100 कैसे आया? कहां 100 जूल्स को कन्वर्ट करना है ना, तो वही तो है। 100 जूल्स इक्वल टू 100 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड का स्क्वायर। 1 केजी में, ओहो, 1 केजी में पहले तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट, वो उसमें कर लो ना, 1000 ग्राम्स होते हैं बेटा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा। तो इसको 1000 ग्राम लिखा, इसको 100 सेंटीमीटर लिखा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये 10⁴, 5, 6, 7, 8, 9, 10⁹ यहां आया, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय ये, अब ये आया। हाँ, क्लियर? यस। अगर अब आप यहां पर ध्यान से देखें तो मैं 2 0 इसके ऐसे कट कर देता हूं, और अगर आप देखें 250 इंटू 4 1000 हो गया।
तो 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा m डैश l डैश का स्क्वायर बाय t डैश का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो 9 इंटू ऊपर 10 रेज टू पावर 6 m डैश l डैश का स्क्वायर बाय t डैश का स्क्वायर। दिस इज योर 100 जूल्स ऑफ वर्क इन दिस सिस्टम। यही तो आया। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। सर सीजीएस में कन्वर्ट करना जरूरी है? अरे भाई देख, तू जिस सिस्टम में जा रहा है यहां ग्राम है, तू सीधे सीधे कैसे कन्वर्ट करेगा? तो पहले इसमें कन्वर्ट कर ले, क्योंकि जिस तू नए सिस्टम में, न्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो न्यू सिस्टम में यहां पर क्या दे रखा है, ध्यान से देख। न्यू सिस्टम में दे रखा है 250 ग्राम को तू एक यूनिट मानेगा, तो अब यहां पे केजी है ना, तो तू पहले कन्वर्ट कर ले आसानी के लिए। हाँ सर 30 इंटू 30 कैसे आया बेटा? 30 इंटू 30 पेट खराब होने के बाद आया जाए भाई, टाइम का स्क्वायर रख देगा ना। यहां तू ये नजर नहीं रख रहा है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। सेंटीमीटर की जगह तू रखेगा l डैश डिवाइड बाय 20, तो इसका स्क्वायर करेगा भाई l डैश डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 400। फिर सेकंड का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेगा तो t डैश डिवाइड बाय 30 इंटू 30 आएगा, तो t डैश का स्क्वायर इंटू 30 इंटू 30। यार इनको बेसिक मैथ सिखानी पड़ रही है, रिपीट क्या है इसमें? हाँ सर 9 कैसे हो गया? काहे हम इनको पहले दो क्लास में बोल दे बड़ा अच्छा बैच है यार। अबे कैसे खतरनाक इंसान हो रहे हो तुम भाई। देखो जिसमें मेरे को नए सिस्टम में आज का होमवर्क पूरा चेंज करना पड़ेगा, 5-20 तो ऐसी बजा दिए इन्होंने भाई। देखो नए सिस्टम में जाना है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, तो मैंने कहा भाई ये एम के सिस्टम है, तो इसको कन्वर्ट करने में कोई गड़बड़ बात थोड़ी ना। 1 केजी को 1000 ग्राम लिख लिया, मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख लिया। अब तेरे को पता नहीं लग रहा है 10⁻9 कैसे आ गया भाई? अरे दादा रे दादा, ये 2 0, 1 2 3 0, यहां से करेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10⁻9 ही तो बनेगा। ये लिख दिया मैंने। अब मेरे पास ये आ गया। अब मैंने उसको कहा कि भैया 1 ग्राम में ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, ये है भाई। ग्राम की जगह m डैश बाय 250 डाला। यहां सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ऊपर टोपी नहीं देख रहा इसकी बेटा, दुनिया टोपी पहना के चली जाएगी। सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसका सेंटीमीटर का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा? l डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय 400 ही तो आएगा। यहां पर सेकंड का स्क्वायर करके देख तो t डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय 30 इंटू 30 900 ही तो आएगा। वही तो लिखा था यार। हाँ थर्ड स्टेप रिपीट कर दो भाई, यूनिट अलग कर दी। और ये तुम्हें नहीं समझ आ रहा, जब बेस सेम होते हैं, अरे बाप रे बाप, जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाती है। तू बड़ा बड़ा लिख, ज्यादा दिमाग मत लगा। पक्का तू बबुआ सर से पढ़ा नहीं है, नया नया ज्वाइन करा है भाई साहब। इतने सारे, उसको लिखने का एक तरीका है, इसको 10⁻9 भी लिख सकता है तू। अब इसको ऊपर ले जाएगा 10⁻−3 हो जाएगा, ये भी बता ही दें भैया। हाँ वरना बच्चा अपनी में गलती थोड़ी ना देखता है, टीचर को गरिया देगा। 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड। ये आया, बेस सेम है, पावर ऐड करेगा, ये आ जाएगा। एक एक करके सारे स्टेप 5 बार पूछ लिए सर। थर्ड स्टेप बता दीजिए। अच्छा बताया सर। फोर्थ, अबे तो पूरा ही पूछ ले एक बारी में। हाँ अब और रिपीट नहीं होगा। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर, जरा देखा जाए। अब वही बात है, ये सारा अच्छा देखे तो हमारा बच्चा कितना पहुंचा है थर्ड ऑप्शन तक। लेट्स सी। बेटा इंसान अच्छा हूं मैं, इसलिए बार बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है? हाँ
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ओ नाइस, हाँ बच्चा लोग सीख रहा, मस्त। चलिए भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस और है। अब देखो ये कन्वर्जन वाले सवाल, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन आगे और आएंगे तो और करेंगे। विच सेट ऑफ क्वांटिटीज कैन बी टेकन एज अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज? ऑप्शन देखिए, और सबसे पहला सवाल किस किस को लग रहा है कि सर फंडामेंटल तो फिक्स होती है। ऐसे सवाल में बच्चा पहले ही फैल जाता है। फंडामेंटल, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इल्यूमिनस या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सर ये तो फिक्स्ड होती है। किस किस के दिमाग में ये आ रहा है? क्वेश्चन देखते हैं। विच सेट ऑफ क्वांटिटीज, इनमें से कौन सी क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज मान सकते हैं? तो कुछ बच्चे कहते हैं मानना क्या, हमको पता है, आरजे सर पढ़ा है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी 7 होती है, मास टाइम वेलोसिटी नहीं ले सकते, ऐसे करने लगते हैं। मास टाइम वॉल्यूम नहीं ले सकते, ये तो डिराइव्ड हो गया। चार्ज, टाइम, एरिया, अरे हट, ऑल ऑफ बोनस दीजिए हमको। भाई अंग्रेजी वीक है तुम्हारी, पहले तो तुम्हारी ना अंग्रेजी सुधारनी पड़ेगी। कौन पढ़ा रहा था अंग्रेजी तुम्हारे को? विच सेट ऑफ क्वांटिटीज कैन बी टेकन एज सेट ऑफ, कैन पूरा खेल बिगाड़ रहा है। किनको आप ले सकते हैं, लेते नहीं, ले सकते हैं, है ना? कैन, यू कैन बी AIR1 इन 2026, कैन। लेकिन रियलिटी थोड़ना है। तुम्हें अगर ये बोल दिया कि भाई तुम्हारी फर्स्ट रैंक आ सकती हो, तुम आ गई भाई, राजवंशन ने बोल दिया अब तो पढ़ना नहीं है। कैन, आ सकते हैं, हो या ना हो इस पे भी तो है कोई बात। कैन बी टेकन एज अ सेट ऑफ, लिया जा सकता है, लेते नहीं है लेकिन लिया जा सकता है। अब जरा हाँ पोल दे दिया, चलिए पोल दे दिया। अब इसका कंसेप्ट समझना, एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। भाई देखो, फंडामेंटल वो होती हैं जिनको हम लोग इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन करते हैं। जो इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन करी जाए उनको हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और उनको यूज करके हम डिराइव्ड बनाते थे। जरा ये समझना, मास टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी में लेंथ अपॉन टाइम है। जरा देखना, वेलोसिटी को कंप्लीटली समझाने, वेलोसिटी को समझाने के लिए लेंथ को भी हमें समझाना पड़ेगा। मास अगर आप फंडामेंटल ले रहे हो, टाइम को फंडामेंटल ले रहे हो, तो बच्चे कहेंगे सर वेलोसिटी डिराइव्ड है। अरे कैसे? लेंथ फंडामेंटल तोड़ना तुमने बताई। मास और टाइम से सारे बच्चे यस और नो में सोच के बताना, अगर मैं आपको सिर्फ मास और टाइम दे दूं तो क्या आप वेलोसिटी डिफाइन कर पाओगे? ये सवाल जिसने सोच लिया उसके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैंने कहा मास और टाइम फंडामेंटल है, तो क्या आप वेलोसिटी को डिफाइन कर पाओगे? सोच के बताओ, यस और नो। इफ सवाल मेरा यह है, इफ मास एंड टाइम हमारे पास फंडामेंटल है, सपोज इफ मास एंड टाइम ही हमारे पास फंडामेंटल है, तो क्या वेलोसिटी को आप डिराइव कर पाओगे? कुछ बच्चे कहेंगे यस। अरे कैसे हो यार, वेलोसिटी में लेंथ अपॉन टाइम होता है। समझ, ध्यान से समझ, वेलोसिटी में लेंथ अपॉन टाइम है। तेरे लिए टाइम आ गया लेकिन लेंथ थोड़ा फंडामेंटल अभी। तू सिर्फ मास और टाइम, वेलोसिटी को समझाने के लिए लेंथ और टाइम दोनों चाहिए, लेकिन तेरे पास क्या है? मास और टाइम। समझ इस चीज को, वेलोसिटी को तू समझा नहीं पाएगा अभी, वेलोसिटी समझाई नहीं जा सकती। मास और टाइम अगर तेरे को पता है फंडामेंटल है, तो वेलोसिटी इस केस में लेंथ अपॉन टाइम है। सिर्फ टाइम से तू वेलोसिटी थोड़ा डिटरमाइन कर देगा, वेलोसिटी की पूरी डेफिनेशन लेंथ और टाइम डिसाइड करेंगे, तू नहीं डिफाइन कर सकता। समझना इस चीज को, ये अच्छा सवाल है, एक होमवर्क दूंगा अगली क्लास में, फिर से बताऊंगा, सोच के आना पड़ेगा। मास और टाइम कैनॉट कंप्लीटली डिफाइन वेलोसिटी, ये अकेले पूरी वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। हेंस
Hence, this can be treated, hence it can be treated as fundamental, can be treated as fundamental. ये डिराइव्ड नहीं है भाई, ये डिराइव्ड नहीं है इस केस में. वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए लेंथ और टाइम दोनों चाहिए. सर टाइम तो फंडामेंटल है, तो ये भी तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाइम आ तो रहा है, तो डिराइव्ड हो जाएगा. पागल हो. वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए लेंथ और टाइम दोनों जब तक नहीं होंगे तब तक तू डिफाइन नहीं कर सकता. सिर्फ टाइम से तू वेलोसिटी कैसे डिफाइन कर देगा? तो जब हमारे पास लेंथ है ही नहीं तो ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, इसको आप फंडामेंटल ले सकते हो. समझना, ये इस बेसिक चीज से पूछ रहा है. मास, टाइम एंड वॉल्यूम. समझना, मास टाइम तो अलग अलग है, वॉल्यूम सर हमारे लिए डिराइव्ड होता है. भैया वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए एल क्यूब, लेंथ का क्यूब चाहिए. आप मास और टाइम से लेंथ को डिफाइन नहीं कर सकते. समझ रहे हो? वी कैनॉट एक्सप्रेस वॉल्यूम in terms of mass and time. और जब आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो ये डिराइव्ड तो हुआ नहीं, ये फंडामेंटल हुआ, तो ये भी लिया जा सकता है. ठीक है. चार्ज, टाइम एंड एरिया. सर चार्ज में कुछ बच्चे कहेंगे सर चार्ज तो होता है करंट इनटू टाइम. मैं अभी बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बच्चा बेसिक नहीं पकड़ रहा है. किस किस को ये डाउट आ रहा है? सर चार्ज के फॉर्मूले में तो टाइम है. हां लिखना, मैं लिटरली बता रहा हूं, यही स्टेटमेंट बवाल है. सर चार्ज के फॉर्मूले में करंट इनटू टाइम है, तो सर टाइम आ तो गया. चार्ज को लिखने के लिए मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो ये डिराइव्ड हो गया. किस किस को ऐसा लग रहा है? यस लिख दो जरा, फिर मैं लपड़ मारूं अभी. अरे मेरे एंटरप्रेटर, चार्ज को लिखने के लिए तेरे को सिर्फ टाइम चाहिए होता है या करंट भी चाहिए होता है? चार्ज के फॉर्मूले में अगर सिर्फ टाइम ही इतना इंपॉर्टेंट है तो बेटा तू करंट हटा दे, बन गया फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला. चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा चार्ज तू तभी समझा सकता है जब करंट और टाइम तेरे को पता हो. सिर्फ टाइम से तू चार्ज को नहीं समझा सकता. तो इसका मतलब इसको तू फंडामेंटल ले सकते हो, इसको फंडामेंटल ले सकते हो, ये दोनों अलग अलग है, पूरा आप नहीं समझा सकते. एरिया लेंथ का स्क्वायर है. तू चार्ज को यूज करके लेंथ नहीं समझा सकता, टाइम को यूज करके लेंथ नहीं समझा. ये अलग क्वांटिटी हो गई, ये अलग क्वांटिटी हो गई, ये अलग क्वांटिटी हो गई. जब तीनों इंडिविजुअल अलग अलग क्वांटिटी हैं जिनको हम एक दूसरे से डिराइव नहीं कर सकते, तो ये भी फंडामेंटल लिया जा सकता है. तो आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीस. जिन बच्चों को ये डाउट आता है ना, मैं बता रहा हूं हर साल आते हैं बच्चे, सर चार्ज के फॉर्मूले में तो टाइम है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूं कि टाइम नहीं है, लेकिन चार्ज के फॉर्मूले में चच्चा करंट भी है, करंट इनटू टाइम है. सिर्फ टाइम से तू पूरा चार्ज नहीं समझा सकता. अगर ध्यान सुनना, यही चार्ज, टाइम और करंट होता तब मैं नहीं ले सकता, तब मैं नहीं ले सकता, क्योंकि चार्ज को समझाने के लिए करंट और टाइम, अगर ये फंडामेंटल ले लूं तो ये डिराइव्ड बन जाएगा. इन दैट केस इट विल बी डिराइव. तो ये पूरे को मैं फंडामेंटल सेट नहीं ले सकता. दिल बनाइए इस बात पर. तो आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी डी ऑप्शन बेटा. समझे? हाँ सर नहीं समझ आया, दोबारा देखना पड़ेगा लेक्चर, अब लेवल बढ़ रहा है. यस, दोबारा बता रहा हूं, अगर यही चार्ज टाइम एरिया की जगह चार्ज टाइम करंट होता तब मैं नहीं ले पाता इसको. क्यों? ये फंडामेंटल अगर मैं ले लूं तो मैं चार्ज को इन दोनों से निकाल सकता हूं, तो ये डिराइव्ड हो जाएगा. तो डिराइव्ड क्वांटिटी को आप फंडामेंटल कैसे मानोगे? उस केस में नहीं हो सकता. लेकिन इस केस में अगर बात करूं, सिर्फ टाइम से आप चार्ज नहीं निकालते, सिर्फ टाइम से आप एरिया नहीं निकालते, एरिया को चार्ज से नहीं निकालते, ये सारे
एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और जब ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कंसेप्ट यही है, इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, तो ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल। लव यू। आज का लेक्चर दोबारा देखना है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क डिस्कस इन टुमारो क्लास। डीपीवी में ये सवाल भी मिलेगा एक ऐसे ही, सोच के आना। क्लियर? लव यू बेटा। भाई देखो, मेरे वर्ड्स में गहराइयां रहेंगी, लेकिन मैं कई बार रिपीट करूंगा। अगर आप सारा फोकस मेरे वर्ड्स पे रखोगे, डेफिनेटली धीरे धीरे इंपैक्ट आएगा। रातों रात आपका पेपर क्लियर नहीं होता, 2 साल हमें लड़ना पड़ेगा। क्लियर? इसमें एक आपको और होमवर्क दे रहा हूं, एक डीपीपी में भी एक ऐसा सवाल है। क्लियर? आज हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज का जो होमवर्क रहेगा उसको मैं चेंज कर दूंगा, और वर्कबुक मैं आपको दे दूं आज, चल दे दूंगा, कल के लिए काम आएगा। आ जाओ भाई। अच्छा पोल, हाँ पोल खुलेगा। कितना आंसर था? डी ऑप्शन था। अब लीडर बोर्ड देखते हैं हमारे पास। अच्छा मैं आपको बता दूं, मेरे पास सारा आपका डेटा रहता है। हम हमारे अलग से एक ऐप है, ठीक है, उस ऐप में कौन बच्चा कितने टेस्ट दे रहा है, सारा डेटा मेरे पास आता है, ठीक है। आने दो भैया, ये अलग। बेटा केमिस्ट्री और मैथ्स में तुम्हारे फुला रहे होंगे, लेकिन फिजिक्स में नहीं आने दूंगा मैं। हाँ सर, टॉर्क क्या है अभी देते। सुमेधा बेटा, जब चुटिया गोल घुमाएंगे तो खोपड़िया गोल घूमेगा, तो जो है टॉर्क है। रुक जा बेटा, रोटेशन चैप्टर में आता है। अब डायमेंशंस की बात करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट, अभी हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में बात करी है, अब हम लोग डायमेंशंस की बात करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन। हाँ, हमारा लीडर कौन था जी? लीडर आदित्य तिवारी जी हैं, ठीक है। फिर आद्या बिष्ट है, वशिका जैन है, वेरी गुड। पातिल, करण, सार्थक, नयन, अमन, अनुराग, सागर। हमारे पास लड़कियों का रेशियो कम है, ठीक है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल दी एंटरप्रेन्योर्स, थोड़ा सा एनर्जी और दिखाइए, ठीक है। हाँ आइए, अभी होमवर्क दूंगा तो डीपीपी के बारे में बताऊंगा। अब जाने से पहले अभी हमारे पास 5-10 मिनट है, ध्यान से सुनना। डायमेंशंस क्या है, ठीक है। सारे बच्चे याद करें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सर लिखना है नहीं बेटा, चाटना है, जाते जाते चाट जाइए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अगर आपको याद आ रही हो तो हमारे पास कितनी होती थी? 7 होती थी। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होती थी, ठीक है। सर होमवर्क में टॉर्क है, ठीक है ना, रुक जा भाई रुक जा, ठीक है। ये 7 हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती थी। तो डायमेंशंस हमारे पास क्या है, अब इसको मैं समझाता हूं। हम लोग मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l से। टी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम t से। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a से। कई जगह पर और I भी होता है, ठीक है। टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से, केल्विन। कुछ बच्चे टेम्परेचर को T से लिख देते हैं और टाइम और T सेम हो जाता, फिर बंदर जैसी शक्ल, मतलब बनाने की जरूरत नहीं है, अपनी शक्ल लेकर बैठे रहते। बेटा टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को T से मत कर देना। बच्चे टाइम और टेम्परेचर काट देते हैं और फिर तुम्हारे मार्क्स नहीं आते। केल्विन, K से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL, मोल या N से भी डिनोट करते हैं, और इसको कैंडला CD से। ध्यान सुनना, डायमेंशंस होती क्या है। हाँ, डायमेंशंस होती क्या है, ठीक है। डायमेंशन, these are power to which fundamental physical quantities are raised. Fundamental physical quantities are raised
टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं डायमेंशंस। ध्यान से सुनिएगा, देखो अंटर पंटरिया वर्ड बोला, 3-4 लौंडे तो ऐसे ही खुश हो गए, बेटा सूखे मरोगे, पढ़ाई कर लियो, ठीक है। हाँ, जब शादी का समय आता है ना, तब पूछा जाता लड़का कमाता कितना है, उससे पहले स्मार्टनेस देखी जा रही होती है, समझ लेना। हाँ, हम तो वैसे दोनों में ही तेज है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपके लिए पहली बता रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आप बहुत स्मार्ट हो, तो 25-26 की उम्र तक आपकी वैल्यू रहेगी, ठीक है, क्योंकि आप स्मार्ट हो। उसके बाद ये समाज ही ऐसा है कि वो सीधे आपकी बटुए में नजर रखेगा कि इतना कमा रहा, ठीक है। तो जिनको ये लग रहा है कि भाई हम इतने स्मार्ट नहीं हैं, तो दिमाग से स्मार्ट बन जाइए, ठीक है। मानता हूं जिंदगी के पहले 25 साल आपको लगेगा कि भाई हम इतने स्मार्ट नहीं है, लेकिन अगले 25 साल अच्छे निकल जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप अभी हम स्मार्ट बन जाएं, ठीक है, यहां कुछ ना रहे, काम चल जाएगा, तो जिंदगी के पहले 25 साल हर कोई कहेगा अरे कितना क्यूट बच्चा है, अभी ऐसे चल रहा, अरे कितना स्मार्ट लड़का है हमारी क्लास में, बस इतना यहीं तक रहेगा, उसके बाद नहीं चल पाएगा काम। कोशिश करिए दोनों में, दिमाग भी स्मार्ट हो और पर्सनैलिटी भी स्मार्ट हो, ठीक है। यू कैन ट्राई टू कॉपी मी बट इवेंचुअली यू विल फेल, बट इट्स ओके, एटलीस्ट यू मस्ट हैव द एस्पिरेशंस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो बेटा अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना, आपको मेंटली स्मार्ट बना रहे हैं। अगले यहां से जब आप 25 साल की उम्र हो जाएगी, उसके बाद के 25 साल काटने आपके लिए आराम रहे, उसके लिए पढ़ा रहे हैं। बकैती करके आज स्मार्ट अभी के लिए बन जाएंगे, वो 25 में खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। यस, हाँ भाई देखो, डायमेंशन हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, क्योंकि इतनी अंग्रेजी आपको आती कहां है, ठीक है। एरिया, अगर मैं एरिया की बात करूं तो आप कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, फॉर्मूला। तो भाई ध्यान से देखो, लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट करूंगा, ब्रेथ भी होती तो लेंथ ही है, तो अगर मैं देखूं तो ये एल इंटू एल, तो ये एल स्क्वायर होगा। तो डायमेंशन ऑफ एरिया अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ एरिया क्या है, डायमेंशन ऑफ एरिया आपके पास क्या है, तो वो हमारे पास होगा एल स्क्वायर। अब स्टेटमेंट जरा सुनना, these are the powers to which fundamental physical quantities are raised। आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसी आप क्या पावर दो कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने लग जाए, इसको हम कहते हैं डायमेंशंस। दिल बनाइए। हाँ, एक कह रहा है टाइम एंड हो गया है, बेटा जो समय है वो पानी के जैसे बहता, ठीक है, चुपचाप बैठिए वरना किसी दिन गटर में मिलेंगे, ठीक है। हाँ, टाइम एंड हो रहा है इनका। अब अंग्रेजी समझो, मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसी क्या पावर दूं कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने लग जाए, इसको हम कहते हैं डायमेंशंस। सीधी बात। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोले वेलोसिटी की डायमेंशन बताइए, ला मर्दबा, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यार डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही होता है, तो इसको मैं क्या कर लूं भाई, इसको मैं एल कर दूं, इसको मैं टी कर दूं, तो ये हो जाएगा एल टी -1। ऐसे बेटे डब्बा बनाना मत भूलना, स्कूल में आधा मार्क काटा जाता है। अगर आपने डब्बा नहीं बनाया तो ये स्कूल में टीचर आधा मार्क काट लेगा कि अरे बच्चे ने डायमेंशन में डब्बा नहीं बनाया, आधा मार्क काट लेंगे। तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी -1। आपने लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसी क्या पावर दी, 1 और -1, सच दैट एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने लगे, दिस इज कॉल्ड डायमेंशंस। सीधी बात। ऐसे ही हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस अगली क्लास में करना है। क्लियर? इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल एक्चुअल तरीका तो ये है, मास 0, एल टी -1, ठीक है, करंट पे कोई लेना देना नहीं, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं, मोल का कोई लेना देना नहीं, कैंडला का कोई लेना देना नहीं, इनकी पावर 0। ये कौन लिखे?
हम तो आलसी इंसान है, हम LT-1 लिखेंगे। ठीक है, बस यहीं तक पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, बस यहीं तक पढ़ा रहे। तो लिखना तो ऐसे चाहिए कि वेलोसिटी जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो इन सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड करती है? मास की पावर 0, मास पर नहीं, लेंथ पर, टाइम की पावर -1 पर, करंट पर नहीं, टेम्परेचर पर नहीं, मोल्स पर नहीं, कैंडला पर नहीं, किसी पर नहीं, बस इन पर डिपेंड करती है। क्लियर? अब सिर्फ आपको यहां तक लिखना है। अगला जरा देखो, अगली स्लाइड वैसे आपके पास थी ही, ये कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। यहां के बाद का दर्द जिसने 2 बार पार किया, इससे वो शक्तिशाली बन के ही निकलेगा। ठीक है, डेफिनेटली वो मैं प्रूव करवाता। तो प्रॉमिस चाहिए था, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है मैटर नहीं करता। जैसे अभी कुछ बच्चे कहते हैं सर टॉर्क क्या होता है, तो क्वेश्चन करना है तो अभी लिख ले, अगली क्लास में आ ही जाएगा टॉर्क। ठीक है, इसको फोर्स इनटू डिस्टेंस याद कर ले। सर ये तो वर्क होता है, हाँ तो वही याद कर ले अभी, ये होता है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है मैटर नहीं करता। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैटर कराओ, तो मैटर कराओगे बेटा रैंक पीछे जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। अभी हम अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना टारगेट है, हमें आंसर पहुंचाना टारगेट है। सिलेक्शन का अगर यही रास्ता है तो हमें करना ही पड़ेगा। बाकी और क्वांटिटीज का क्या करना है सर? आपने तो कुछ ही बताई, और भी तो है, कुछ नहीं करना, भूल जाओ उनको। जितना हमें काम है उतना ही करेंगे। रिमेंबर 100+ डायमेंशन हमें याद रखनी है। ठीक है। अब होमवर्क में देखो भाई, मैंने क्या कर रखा है ना, मैंने इन सारी क्वांटिटीज को क्लब कर रखा है। इन सभी की डायमेंशन L होगी, इन सब की डायमेंशन LT-1 होगी। इतने सारे याद ही नहीं करने, मैं ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके लिए आसानी हो जाए 100+ डायमेंशंस को याद करना। अब ये सबसे गंदा पेन है कि सर ये सारी क्वांटिटीज का याद कैसे करें, तो मैं सारी आपको चीजें सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगली क्लास फुल खुले माइंड से आना है। होमवर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। सॉल्व द वर्कबुक अभी नहीं, ठीक है, वर्कबुक आपको मैं दूंगा, मिल जाएगी, लेकिन उसको कल की क्लास में आप ट्राई करेंगे। DPP 2 करनी है, मिनिमम स्कोर 6 रखना है। DPP 3 अभी नहीं करनी, आज आपको मिलेगी, सिर्फ DPP 2 करेंगे। रिवाइज द लेक्चर 2 टाइम्स, रिवाइज लेक्चर 2 टाइम्स, बस। बस इतना करना है मेरे एंटरप्रेन्योर, और मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाने। ठीक है। सर कैपिटल में लिखना जरूरी है, यस, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। हाँ, अब कोई बच्चे इसको कद्दू से याद करना चाहते हैं, कर लो, बाद में आपको याद करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि हम लोग स्टार्टिंग से ही एडवांस के सवाल करें। ठीक है, जैसे पिछले साल सलीम सर ने क्या करा कि उन्होंने कहा कि ये होता क्या है भूल जाओ। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लो, वही चीज है। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और हम लोग अगर एक कदम आगे रख सकते हैं तो रख लेंगे, नहीं रख पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोशिश मेरा टारगेट ये रहेगा कि 100+ डायमेंशंस में आपको याद करने का तरीका बता पाऊं। मेहनत घिसना पड़ेगा, घुसने का तरीका भी बताऊंगा। उसके बाद एडवांस के क्वेश्चंस हम लोग यहीं से करते हुए चलेंगे। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि यार बाद में होंगे, नहीं, हम अभी से ही करते चले। भले 1-2 से सीखना स्टार्ट करें, सारे ना कर पाए, लेकिन यस अभी एटीट्यूड बनाना हमें यहीं से करना पड़ेगा। क्लियर? यस, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ठीक है। हाँ, अभी होमवर्क कहीं नहीं भेजना है, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपका ये होमवर्क है अभी यू डोंट हैव टू सेंड इट एनीवेयर, हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, अभी वी हैव टाइम। ठीक है, ओके, लव यू ऑल। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग प्लीज अच्छे से तैयार होके आइएगा। ठीक है, सारे लोग प्लीज अच्छे से तैयार होके आइएगा। मॉड्यूल आपके बैच में डाल दिया गया है, चैप्टर 1 बेसिक मैथ्स भी, और आपका ये वाला चैप्टर भी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आप होमवर्क करना चाहें तो अभी आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी लोग बहुत प्यारे हैं। ठीक है, थोड़ा सा तंग करते हैं, लेकिन इतना तो बच्चे हो आप, उतना तो बनता ही है, नहीं तो मजा कैसे आएगा। ठीक है, जिस लगन के साथ आप लोग कर रहे हैं प्लीज करिए। आज की क्लास में कुछ अच्छी चीजें मैंने बताई हैं, उस पर सोचिए। भाई आंसर आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थॉट प्रोसेस डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे कहते हैं सर आंसर नहीं आया, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अरे भाई तू एक सवाल से डिप्रेस हो जाएगा? एडवांस में तो ऐसे कई सवाल होते हैं जो नहीं लगते, तो तू एग्जाम ही नहीं दे के आएगा। नहीं, हमें यह सीखना है कि अगर आंसर नहीं भी आ रहा तो उसको कैसे अगली बारी में सही करना है। ये एटीट्यूड आप मानिए अपने अंदर कि भाई होगा मेरे से, कई सवाल गलत होंगे, कई सवाल नहीं समझ आएंगे, लेकिन मेरे को निरंतर उससे लड़ना पड़ेगा। क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मुझे आपके बैच में बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, एंड आई होप कि आप आगे
अगली क्लास और उसकी अगली क्लास में जरूर कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, लव यू ऑल। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।